गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और मेरे अर्जुनास, कैसे हो सब लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? क्या हाल चाल? हाँ, कैसे हैं सब लोग? हाँ, कैसा चल रहा है जिंदगी? फॉर्मूला फॉर्मूला हो गई है सर। पहले धुआं धुआं होती थी, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते पढ़ते हमें पता चल रहा है। हाँ, फॉर्मूला फॉर्मूला हो गया है लाइफ में सर। इतने फॉर्मूला और क्या अभी देखोगे चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का दो पार्ट। एक्चुअली कोई बोल रहा था, कल मैं कमेंट देख रहा था कि सर थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है। देखो, थर्मोडायनेमिक्स एनसीईआरटी में पढ़ते हो तो एनसीईआरटी क्या करता है, वो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ के बाद ही थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ा देता है। हम लोगों ने क्या किया है, थर्मोडायनेमिक्स को अलग पढ़ा है और थर्मोकेमिस्ट्री को अलग पढ़ा है, क्योंकि उससे क्या है ना, दोनों अलग अलग सेगमेंट है, तो हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और क्या। हाँ सर, एकदम एकदम अपने को बढ़िया। इस वीक में ये चैप्टर अच्छा चला गया है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। जो पढ़ रहे हैं, जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिनको थोड़ी सी दिक्कत है, भाई थोड़ा सा प्रैक्टिस कर। 4 5 10 फॉर्मूले में तू अगर इतना अटकेगा तो कैसे काम चलेगा? यस यस यस। आज हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री की तरफ आएंगे, थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन हाँ, आज केवीडी करेंगे ना यार। तुम्हें बहुत ज्यादा फॉर्मूले लग रहे हैं ना, लग रहा है बहुत कुछ कराया जा रहा है। भैया इस चैप्टर में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा जाता है। इस चैप्टर में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा जाता है। इस चैप्टर में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा जाता है, इसीलिए फॉर्मूला ही फॉर्मूला होता है। और क्या। तो चलिए देखते हैं, एक बार सुनते हैं क्या क्या हुआ हमारी जिंदगी में कल से लेकर आज तक। हम लोगों ने कल क्या किया था? हम लोगों ने कल क्या किया था? हम लोगों ने बेटा कल हमने स्टार्ट किया था इंट्रोपी के फॉर्मूले से, कि इंट्रोपी क्या होता है, डेल्टा एच बाई टी क्यू बाई टी। ऐसे पढ़ा था। देखो ना, एक ही फॉर्मूला था, एक ही फॉर्मूला था सर। अब तो डीपीपी का सॉल्यूशन भी जा रहा है। डीपीपी का सॉल्यूशन भी आपको मिल चुका होगा, आई होप सो। अभी तक डीपीपी का सॉल्यूशन देख के डीपीपी कर लो भैया, मेरे साथ साथ ही डीपीपी कर लो। कोशिश करो कि भैया ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे फॉर्मूला जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना किया जाए। हमने पहले इंट्रोपी का ये फॉर्मूला निकाल दिया कि इंट्रोपी क्या होगा। इंट्रोपी ऑफ रिएक्शन बोला गया तो हमने ये फॉर्मूला लिख दिया, इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। यही किया था, यही किया था। फिर हमने क्या बोला था, याद करो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। फटाफट 2 सेकंड, 2 सेकंड बस। ये देखना, फॉर्मूला तुम्हें डर लग रहा है ना, ये सारे फॉर्मूलाज एक साथ। ये देखना, सेकंड लॉ क्या कहता था कि सर जिंदगी में वही काम करेंगे सर, वही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, वही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, या फिर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है। सर जिंदगी में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस देखो चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस देखो, तो उसमें इंट्रोपी जो होती है, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होगा। डेल्टा एस टोटल सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिला के ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर डेल्टा एस टोटल इक्वल टू 0 हो गया तो ऐसे केस को हम लोग क्या बोल देते थे, याद करो, ऐसे प्रोसेस को क्या बोल देते थे, रिवर्सिबल प्रोसेस बोल देते थे। ऐसे प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस। और डेल्टा एस टोटल अगर लेस देन 0 हो गया तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाएगा। जिंदगी प्रोसेस प्रोसेस हो गई है। हाँ, याद है, यही था स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। याद आ रहा है, सेकंड लॉ यही था ना कि अगर दुनिया का, याद करो, हमने 2 ड्राइविंग फोर्स पढ़े थे। हमने बोला था हम 2 कामों के लिए वर्क करते, या तो हम अपनी रैंडमनेस ज्यादा कर ले या फिर अपनी एनर्जी कम कर ले। तो भैया अगर तुम स्पॉन्टेनियस हो मतलब तुम ओवरऑल क्या करना चाहते हो, रैंडमनेस ज्यादा करना चाहते हो। हमने यही बोला था। आज के टाइम पे तुम क्यों इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, पढ़ाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता है कि आज सर अगर हम रैंडमनेस अपने दिमाग की कम कर लें, आज हम अपनी बदमाशी कम कर लेंगे, तो 2 साल बाद हमारे पास फुल रैंडमनेस आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, रैंडमनेस ज्यादा होगी, मतलब टोटल ओवरऑल क्या होगा, इंट्रोपी ज्यादा होगा। फिर हमारे पास कौन आया, थर्ड लॉ आया। थर्ड लॉ क्या बोलता है कि सर एट ओके नहीं, एट 0 केल्विन सर इंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, परफेक्ट ऑर्डर्ड आदमी का इंट्रोपी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और यहीं से हम लोगों ने इंट्रोपी एट टी केल्विन,
टी केल्विन पर एंट्रोपी निकाल दिया, NCP/LNT। ये फॉर्मूला किसके लिए था? परफेक्टली क्रिस्टलाइन आदमी के लिए, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए, सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए। ये हो जाएगा, यही था थर्ड लॉ। ओके, मतलब 0 केल्विन, एब्सोल्यूट 0। फिर क्या आया हमारी जिंदगी में? याद करो, पहली बार मोटापे का सही एक्सप्लेनेशन था, गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी है? किसी भी बॉडी के अंदर स्टोर्ड, किसी सिस्टम के अंदर स्टोर्ड एनर्जी। जो फालतू की एनर्जी होती है ना, उसको छोड़ दे, उसको छोड़ दो। डेल्टा जी क्या होता है सर? डेल्टा जी डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, या फिर जो फालतू की एनर्जी थी उसी को हटा दो, S डेल्टा टी। डेल्टा जी का ये फॉर्मूला आया था सर। अब सिस्टम का निकालो चाहे सराउंडिंग का निकालो, कोई दिक्कत नहीं। हमने एक डेरिवेशन करी, हमने निकाल दिया डेल्टा जी इज नथिंग, टी डेल्टा S टोटल निकाल दिया। और यहां से अब मैं डिफाइन कर रहा हूं कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है उसकी गिब्स एनर्जी क्या होगी? लेस देन 0। अगर गिब्स एनर्जी सिस्टम की इक्वल टू 0 हो गई, इसका मतलब वो कहां पर है? इक्विलिब्रियम पर है। वो कहां पर है? इक्विलिब्रियम पर है। और अगर गिब्स एनर्जी सिस्टम की ग्रेटर देन 0, मतलब वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। यही था, बस इतना ही तो पढ़ा था कल। अब इतना ही तो पढ़ा था, अब इसी का एप्लीकेशन कोई बोलेगा तो मैंने इतने सारे, इतना ही पढ़ा था बेटा। सच पूछो तो 2 क्लास से यही पढ़ रहे हो तुम लोग। डेल्टा S निकाला था, याद करो। कल से पहले इंट्रोपी शुरू किया था। इंट्रोपी मंडे को क्या शुरू किया था? इंट्रोपी। इंट्रोपी का फॉर्मूला, उसके 2 फॉर्मूले, इंट्रोपी रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अब कोई बोल दे कि सर ये एक फॉर्मूला है, अगर कोई बोल रहा है कि सर देखिए ना ये भी तो एक फॉर्मूला है कि गिव्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर रहे हैं, तो भैया अब इसको मैं क्या बोलूंगा? आपको बताया गया है कि सर पाथ फंक्शन को छोड़ के स्टेट फंक्शन में फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे। अब इसको आप एक फॉर्मूला काउंट कर लीजिए, वो आपकी कहानी है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। हो जाएगा, श्योर हो। इतना ही किया है, लास्ट 3 क्लास से यही कर रहे। मंडे से आज ट्यूसडे, वेडनेसडे हो गया, आज वेडनेसडे हो गया, यही कर रहे। एक काम करिएगा, चलिए फटाफट थोड़ा देखते हैं कौन कितना पढ़ रहा है। देखते हैं कौन बनेगा डॉक्टर जी, कौन बनेगा? कौन बनेगा? थोड़ा सा जोश भरो तो देखते हैं कौन बनने वाला है डॉक्टर। मेहनत करेंगे भाई, जो मेहनत करेगा वही बनेगा डॉक्टर। कौन बनेगा डॉक्टर? हाँ यस, पता होना चाहिए कौन बनेगा। आ जाओ, बताओ कौन बनेगा, यही बताओगे तुम कौन बनेगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या 0 होता है? क्या 0 होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या 0 होता है? सर कैसे 0 होता है, बता सकते हो क्या? आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या 0 होगा? जिंदगी के सफर फिर नहीं आते, फिर नहीं आते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 0 फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस? बताओ, इतना डिफिकल्ट चीज कैसे बता सकते हो तुम लोग? आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बेटा इस चैप्टर में यही सब क्वेश्चन आएगा। डीवी इज इक्वल्स टू 0। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये कौन है जो इतना हल्ला कर रहा है भाई? 81% जनता तो सही कर रही है, ये कौन है? हाँ, जो हमें खाली मैसेज करता रहता है यहाँ चैट में कि सर थोड़ा, हाँ थोड़ा फॉर्मूला ज्यादा हो गया। कहाँ ज्यादा? वो देख तेरी क्लास में कंपटीशन तो यही, तेरी क्लास में ही कंपटीशन है भाई। यहीं पर लोग आंसर लेके आ रहे हैं। द प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लिव्स। जल्दी, कौन सा प्रोसेस होता है जहां कोई, अब देखो तुम यही चीज पहले दिन बहुत दिक्कत हो रही थी, याद है? पहले दिन सर बहुत सारा प्रोसेस हो गया, बहुत प्रोसेस हो गया। यही है बेटा, अब मोल कॉन्सेप्ट इजी लगने लगेगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, क्लास 12th में जाएंगे, मोल कॉन्सेप्ट इजी लगेगा। तो इसीलिए बोल रहा हूं टाइम के साथ बस रिवाइज करना है, सब कुछ इजी। कौन सा होगा? ना हीट आ रहा है ना जा रहा है। अरे भैया, ना हीट आ रहा है ना जा रहा है, इसको कौन सा प्रोसेस बोलते? एडियाबेटिक प्रोसेस बोल देते। ये कौन सा प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस है। देखो और आंसर टिक करो यार, देखो और आंसर टिक करो। ये है क्लास अपनी, ये है सारे अर्जुन आज। ये देखो इंग्लिश, देखो, ओ माय गॉड क्या इंग्लिश है यार। सर न्यूटन्स 4th लॉ एग्जाम में, हाँ, fear in exam is directly proportional to length of the question. हाँ, fear of the exam, fear in the exam hall is directly proportional to length of the question. यही होता है शायद।
अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस क्वेश्चन में सारा डेटा पहले और लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, बाकी बीच की कहानी बस तड़पाने के लिए है, जिनको डर लगता है उनको डराने के लिए है। हाँ और क्या, जिनको डर लगता है उनको डराने के लिए है। क्या बोल रहा है सर, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब लिख दो, देखो थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन करो ऐसे हाईलाइट कर दो, हीट का फॉर्मूला, हीट कितना आ जाएगा +300, कैलोरी में है तो कैलोरी लिख देना। With result of that, the volume of system become double of its initial volume and temperature changes from 273 to 546 Kelvin. The work done by the system on the surrounding, work done कितना है सर, work done by the surrounding, by the system कितना है सर, work done by the system बोल रहा है इंटरनल एनर्जी का चेंज बताइएगा। हे भैया ये देख रहे हैं ये कैसे हो गया सर, ये आंसर 100 आ जाएगा क्या, डेल्टा ई कितना आ जाएगा +100 आ जाएगा। अब ये देख लो, इस तरह का क्वेश्चन याद आ रहा है सर, बहुत हार्ड, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे होगा। क्या किए ओ भैया, क्या कर रहे हो, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है। हाँ क्लिक्ड रॉन्ग ऑप्शन, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, क्लिक्ड रॉन्ग ऑप्शन, रॉन्ग ऑप्शन ऐसे क्लिक करोगे यार टीचर का डिस्प्रेशन आ जाएगा। ये देखो तो, इस क्वेश्चन को देखो तो, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या होगा और क्या यार। ओह अरे ऐसे ऐसे करने से थोड़ी ना एग्जाम हॉल से बाहर निकले होने का, अरे कैसा था पेपर, ओह यार। हाँ ऐसे करने से घर वाले उल्टा धो देंगे, बोलेंगे ओह तुम थे, मुझे लगा कोई और था। हाँ क्या होगा आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होता है रे भाई, 0 होता है, इसमें क्या ही कैलकुलेट करना है, क्या ही कैलकुलेट करना है आइसोथर्मल में। ये सब जहां मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगा वहां सब लगा ले रहे एकदम। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा जल्दी बताओ, एडियाबेटिक प्रोसेस में कौन सा स्टेटमेंट सही होता है, कौन सा स्टेटमेंट सही होता है, एडियाबेटिक में क्या सही होगा क्या गलत होगा, ये बताओगे क्या, एडियाबेटिक में क्या सही होगा क्या गलत होगा, बता सकते हो क्या, बता सकते हो। हाँ क्या होगा, एडियाबेटिक में क्या होता था, हीट 0 हो जाता था, हीट 0, तो सर डेल्टा ई इज इक्वल्स टू Q प्लस W, बताइएगा डेल्टा ई किसके बराबर होगा, W के बराबर होगा। सर देखेंगे कहां डेल्टा ई W के बराबर दिख रहा है, बताइए तो सर, इंग्लिश में लिखा है माइनस माइनस लिख दिया है, तो माइनस माइनस प्लस भी हो सकता है क्या, माइनस माइनस प्लस भी हो सकता है क्या, वर्क डन काहे का 0 होगा भाई, ये कौन है, ये कौन है, ये देख लो क्या आंसर आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, देख लो वर्क डन 0 कर दिए, यही होता है, यही होता है। हाँ वर्क डन 0 क्यों, क्योंकि सर माइनस लगा है, अरे बेवकूफ इसके आगे माइनस माइनस लगा सकता हूं, मैथ्स है। हाँ अच्छा ये भी सोचना था कि माइनस माइनस, यार मेरी मर्जी, x इज इक्वल्स टू वाई, तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई भी लिख सकता हूं ना, ऐसा थोड़े ना सोचना, नहीं सर ये कैसे हो जा रहा है, बताइए तो। आइसोकोरिक प्रोसेस में जल्दी बताइएगा, इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज करेगी, आइसोकोरिक में अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन 0, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू हीट के बराबर, अगर ये पॉजिटिव है इंक्रीज कर रहा है तो इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज करेगा तो हीट को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, और इसीलिए वो किसके बराबर होगा, हीट एब्जॉर्ब्ड के बराबर होगा, क्योंकि हीट जब पॉजिटिव होता है तो हीट एब्जॉर्ब्ड होता है, हीट पॉजिटिव होता है तो हीट एब्जॉर्ब्ड होता है। ये देख लो, अब ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया, ये क्वेश्चन देखिए इंग्लिश, एग्जाम हॉल में ये सब हाईलाइट कर दीजिए, इंसुलेटेड बोल रहा है, इंसुलेटेड बोल रहा है, इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है, इंसुलेटेड का मतलब क्या हो जाता है, Q इज इक्वल्स टू 0, तो जहां Q नॉट इक्वल्स टू 0 दिखा उसको काट दीजिए,
अब देखिएगा क्या बोल रहा है, स्टीयर कर रहे, याद है एक क्वेश्चन कराया गया था, ऐसे ऐसे स्टीयर कर रहे, गोल गोल घुमा रहे एक पैडल से ताकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, मतलब डेल्टा ई क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, डेल्टा ई पॉजिटिव हो जाए, टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। और सर डेल्टा ई क्या होता है, सर वर्क डन के बराबर, इस केस में तो डेल्टा ई और वर्क डन दोनों ही पॉजिटिव होंगे, मतलब जीरो तो नहीं होंगे, दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, पॉजिटिव मतलब जीरो तो नहीं होंगे। क्या हो जाएगा सर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। गलत करो चाहे सही करो, क्वेश्चन करना जरूरी है, क्योंकि यही सब चीजें तुम लोग बोल रहे हो ना, यही सब चीजें आएंगी। अब डीपीपी आप, अब तुम्हें बताता हूं, आज मैं सुबह अभी मतलब थोड़ी देर पहले मैं जस्ट देख रहा था, मुझे बहुत प्राउड हुआ अपने अर्जुनाज पे। किस बात का, सोचो अभी तक मैंने 6 डीपीपी दिए हैं, और 6 में तुमने पता है, तुम खुद से अपने आप में अंदर गेस करना कि तुम्हारे अंदर कितना बड़ा चेंज आया है। तुम क्लास के क्वेश्चन तो छोड़ दो, तुमने अगर डीपीपी भी सॉल्व किया होगा ना, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन भी सॉल्व किया होगा, डीपीपी 1 to 6 सब आप देखोगे सर, आपके अराउंड आई थिंक 140 क्वेश्चंस आपने किए, 140 क्वेश्चंस आप लगा रहे हो। अगर जो डीपी सॉल्व कर रहा है, क्लास के अलावा डीपी सॉल्व कर रहा है, 140 क्वेश्चंस वो कर चुका है, सोच लो। यही होता है, इसी को बोलते, ये धीरे धीरे 140 क्वेश्चन एक दिन में देता तो शायद उल्टी मार देते, लेकिन तुम देख लो अपनी प्रैक्टिस को, 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, ऐसे करके 140 क्वेश्चन कर चुके हो तुम। इसको बोलते, इससे प्रैक्टिस होती है बेटा, इसी से ना आप इजी कर पाते हो। कोई भी चीज पहली बार इतना समझ में आता तो क्यों होता भाई। मॉड्यूल बेटा मत कर, कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो इसलिए ये नहीं बोलूंगा कि मॉड्यूल खरीदना ही खरीदना, नहीं, अगर आप नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं, मॉड्यूल के बदले डीपी तो कर सकते हो। और इसी डीपीपी को दोबारा संडे वनडे को बैठो तो दोबारा अटेम्प्ट कर लो इसी डीपीपी को। जो बच्चे सच में पढ़ाई कर रहे हैं, इस डीपीपी को ना क्विज के फॉर्मेट में अटेम्प्ट कर सकते हो, कर लिया करो। 140 क्वेश्चन, जब तक चैप्टर खत्म होगा तब तक 200-250 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये अपने आप में जो बच्चा कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ी बात है, मैं सच बता रहा हूं, क्लास 11th में ये बहुत है। तुम जो तड़प रहे हो ना कि अरे सर बहुत फॉर्मूलाज हैं, 10 दिन बाद जब दूसरे चैप्टर पे जाओगे तो यही सब चीज इजी लगने लगेगी। वेरी गुड, जो लोग सारे डीपीस कर गए बताओ, इस क्वेश्चन को देखो क्या हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड, डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच में क्या रिलेशन होगा, याद करो। यस, डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच में क्या रिलेशन होगा, डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच में क्या रिलेशन होगा। अरे बेटा मॉड्यूल नॉट कंपल्सरी, लेकिन हाँ करोगे तो और प्रैक्टिस ही होगी। लेकिन हम डीपीपी कर लो, क्लास में कर लो यार, बहुत क्वेश्चन होते। डेल्टा एनजी निकाल सकते हो, डेल्टा एनजी निगेटिव है, डेल्टा एनजी निगेटिव है, डेल्टा एनजी लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई हो जाएगा, डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई हो जाएगा। अब देख लो, ऐसा क्वेश्चन देखते टिक मार दो, ये होता है प्रैक्टिस की पावर। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसको बोलते हैं, हीट इन अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट इन अ कांस्टेंट प्रेशर किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं। कांस्टेंट प्रेशर का जो हीट होता है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को एनसीपी डेल्टा टी बोलते थे, और ये किसके बराबर होता था सर, इंथैल्पी के बराबर होता था। अब देख लो, इंटरनल एनर्जी भी तुम्हें पता है, इंट्रोपी पता है, फ्री एनर्जी पता है, तो अब आसानी से कर सकते हो। यही है, अब ये सब चीजें ना प्रैक्टिस से आ जाएंगी आपके पास कि अरे यार और कर सकते। ये देखना क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, कुछ निकालो क्या आंसर आएगा। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, आइसोथर्मली बोला। द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई, आइसोथर्मल और रिवर्सिबल है, वैल्यू ऑफ डेल्टा ई निकालना है। सबसे पहले ऐसे ही आंसर आ जाएगा, डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, डेल्टा ई कितना हो जाएगा 0, क्यों, आइसोथर्मल है। और हीट का फॉर्मूला कोई पूछेगा आइसोथर्मल रिवर्सिबल में, तो क्या हम लोग, अब तुमको लोग सर इतना फॉर्मूला, ये देखो जिन लोगों ने प्रैक्टिस करी है उनको पता है कि ये चीज आ जाएगी, ये चीज आ जाएगी, NRT ln log, यहां पर प्रेशर दिया है तो P1/P2 कर दूंगा,
ये देखना पॉजिटिव में 2.303, एन की वैल्यू 1 मोल, आर की वैल्यू 2 कैलोरी, टेम्परेचर कितना लिख दूंगा, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300, और लॉग सर ये कितना है 2/10, ये 1/5 हो गया, लॉग -2.303। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कर दे रहा हूं ताकि जिन लोगों को लगे ये 1/5 को ऊपर ले जाऊंगा माइनस आ जाएगा, देख लो कैलकुलेट करोगे इतना कैलोरी आ जाएगा, हो जाएगा। इसी को बोलते बेटा। अब ये सब चीज कहां से आएगी, देखो कहीं पर क्वेश्चन कर सकते हो, कहीं पर क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग। अरे यार सॉरी, ए इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए कल हमने ये क्वेश्चन करा था, याद है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मैं चाहता हूं सब लोग इसके ऊपर वैल्यूज पुट कर करके चेक कर लीजिए। पहले ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दो सर, पहले ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दो, 1 और डी, फर्स्ट और डी तो ऐसे ही कैंसिल आउट कर दो। स्पॉन्टेनियस हो ही नहीं सकता, स्पॉन्टेनियस ए और डी तो हो ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि डेल्टा जी 0 हो जाएगा। सर स्पॉन्टेनियस तो हो ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इनका डेल्टा जी 0, ये बराबर डेल्टा जी बिकम्स 0, इक्विलिब्रियम हो गया। तो इन दोनों को तो हटा दो, इन दोनों को कंपेयर करना है कर लो, इन दोनों को कंपेयर करना है कर लो, बताओ क्या आएगा, बी और सी में से क्या आंसर आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, बी और सी में से क्या आएगा सर, करके देखिए। सर ए और डी ऐसे ही हटा दिया क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस कभी हो ही नहीं सकते। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये देख लो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, याद करो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तुम्हें क्या बोला गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इसकी वैल्यू ज्यादा है, मतलब ये प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। बी वाला प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ये देखो इस केस में चेक करोगे, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और निगेटिव और निगेटिव ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और इसकी वैल्यू ज्यादा, पॉजिटिव वाले की वैल्यू ज्यादा, पॉजिटिव वाले की वैल्यू ज्यादा हो गई, तो सर ये क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। जो लोग सी में कंफ्यूज हैं बेटा, इसका मतलब घर पे प्रैक्टिस कम चल रही है, घर पे प्रैक्टिस कम चल रही है। सच बताओ कल हमने पढ़ा भी था, अगर आप ये नहीं सोच पा रहे कि अगर मान लो ये +200 है और -300 है, प्लस और माइनस ऑब्वियस है पूरा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चले श्योर हो तो चलिए। अब एक बात बताइएगा, कल जाते जाते हमने कुछ चीजें और पढ़ी थी, याद करोगे, हमने थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स एंड हो गया था, बस याद दिला देता हूं, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी पढ़ी थी। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, बेटा थर्मोडायनेमिक्स जहां खत्म होता है वहीं से इक्विलिब्रियम चालू होता है, यहां पर ये जहां एंड होगा वहीं पर इक्विलिब्रियम चालू हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट बोलते हैं इसको। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, दैट इज नोन एज डेल्टा जी नॉट। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है, हाँ बेटा हो गया। अब केबीडी इतना ही है भाई, अभी क्वेश्चंस और करा दूंगा, लेकिन हाँ अब तू क्या चाह रहा है, हाँ आधे लोग तुझे पता है ना, जो पढ़ने वाले बोल रहे बहुत मजा, भाई दूसरे को बहुत मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, वो मुझे गुस्से से देख रहा है कि पढ़ाओ चुपचाप, हाँ हम आए हैं थर्मोकेमिस्ट्री फ्रेश स्टार्ट करने, हाँ अब तुम लोग लगे पड़े हो पुराने क्वेश्चन करने में, मास्टर ही बदमाश है, बच्चे ही बदमाशी कर रहे इधर, बताओ बता रहे 11 सही, 8 सही, 6 सही, 2 सही, जितने भी सही हुए तुम अटेम्प्ट कर लो। मेरे लिए सच बता रहा हूँ 11th क्लास में मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि बच्चा क्लास कर रहा है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हाँ तुम लोग यार ऐसे मजा आ गया, करते रहो, मैं और बढ़ जाऊंगा, बस पता चला वो, हाँ वो लपेट देगा मुझे, ठीक है। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नॉट की बात कर रहा था, ध्यान सुनना अपने पास, डेल्टा जी नॉट क्या होता है। डेल्टा जी नॉट याद करो, हमने कल बोला था कि ये कुछ नहीं, ये स्टैंडर्ड वाला बच्चा है। ये क्या बोल रहा है कि सर सब कुछ, ये क्या है सर, याद करो गिव्स क्या था सर, गिव्स की फ्री एनर्जी थी। याद है कल हमने बोला था कि जो बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर्ड है वो किस लिए स्टोर्ड है, इसीलिए स्टोर्ड है भाई कि जिस दिन भूखे रहेंगे उस दिन काम आएगा, जिस दिन भूखे रहेंगे उस दिन काम आएगा। स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस बोल देते, प्रेशर इज इक्वल्स टू 1 बार बोल दिया जाता है। तो ये अपने पास स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। इसका बोलो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला बताइए, तो इतना अलग अलग फॉर्मूला बता रहे हैं। ये सब क्या है सर, ये नॉट का मतलब ऊपर नॉट लगा दिया स्टैंडर्ड। कोई बोलेगा ना कि स्टैंडर्ड बच्चा तो क्या करेगा, टोपी ओपी पहन के आ जाएगा, वैसे ही टोपी पहना दो। डेल्टा जी था गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नॉट हो गया कुछ नहीं, देख रहे हो सर फॉर्मूला आ गया, बताइए कैसे करेंगे फॉर्मूला। नहीं लिखना नहीं है, कल लिख लिया था, जो लोग नए आए कोई ऐसा नहीं, कल हमने लिख लिया था, बस याद दिला रहा हूं थोड़ा सा। डेल्टा जी को गिव्स एनर्जी को स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी से रिलेट करते हैं तो आर टी एल एन क्यूसी लिखते हैं। क्यूसी क्या होता है, क्यूसी क्या होता है, वेयर क्यूसी इज रिएक्शन कोशिएंट, वेयर क्यूसी इज रिएक्शन कोशिएंट, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोशिएंट। रिएक्शन कोशिएंट कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, उसका पावर क्या लगा दो, उसकी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा दो, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट को, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, उसकी पावर, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। यही लिखना सिखाया गया था, यही लिखना सिखाया गया था, यही याद है, यही होता है। अब सर ये कर दिया गया, मैंने एक लाइन बोली थी एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ध्यान सुनिएगा, इक्विलिब्रियम पर क्या जीरो हो जाता है, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी बिकम्स जीरो, डेल्टा जी बिकम्स जीरो, और क्यूसी का नाम क्या रख देते हैं, केसी, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सेम एक्सप्रेशन, सब कुछ सेम, बस इक्विलिब्रियम पर इसका नाम क्या बदल के रख देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रख देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रख देते हैं, डेल्टा जी बिकम्स जीरो। और मैंने कल बोला भी था कि बेटा ये लास्ट फॉर्मूला है सर, माइनस आर टी एल एन क्यू सी, माइनस आर टी एल एन के सी। अगर तुम्हें भरोसा ना हो प्रीवियस ईयर, ज्यादा पीछे मत जाना, 2 साल पीछे चले जाना, डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा। फॉर्मूला पूछा है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, याद आ रहा है, याद आ रहा है, हाँ ये याद करो। एक बात बताओ, ये कोई भी रिएक्शन दिया है, बोल रहा है सर क्यूसी कैसे लिखते, कोई भी रिएक्शन दिया है ना बेटा, उसका क्यूसी ऐसे लिखा जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम में बताया जाएगा, लेकिन अगर कोई क्यूसी पूछे तो उसका एक्सप्रेशन जो होता है ना, क्यूसी का जो एक्सप्रेशन होता है कुछ नहीं, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, उसका सबका स्टोइकोमेट्रिक पावर लगा दो, इसका स्टोइकोमेट्रिक पावर 1, इसका स्टोइकोमेट्रिक पावर 2। अगर कहीं पर लिखा हुआ है, कहीं पर लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, अगर ऐसे हीट हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, तो क्यूसी का मतलब होता है प्रोडक्ट का डिवाइड बाय रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर कुछ नहीं है तो पावर 1 रहेगी। तो ये क्यूसी केसी लिखने का तरीका होता था। अब तुम बोलोगे सर, अब सुनना एक बात सुनना, फ्रेश स्टार्ट वाले लोग, अब देखो तुम लोग कैसे डरते हो। एक चीज बता, ये लिख सकते हो, अब देखना कुछ लोग यहीं पर सर बहुत फॉर्मूला हो जाता है, 2 कॉन्सेप्ट मिला देता हूं, ये देखिएगा। क्या ये नया फॉर्मूला हो गया क्या, क्या ये नया फॉर्मूला हो गया क्या, क्या ये नया फॉर्मूला हो गया क्या? अगर मैं ऐसा लिख दिया, अरे भैया डेल्टा जी नॉट इसको भी बोलते, डेल्टा जी नॉट इसको ही बोलते, इसको और इसको इक्वेट कर दिया, सर ये देखिएगा अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो यहां पर एल एन के सी इज इक्वल्स टू डेल्टा एस नॉट बाई आर आ जाएगा, माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी लिख सकता हूं। अब बताओ तो कोई बोल देगा सर नया फॉर्मूला, अरे बेटा इसको एप्लीकेशन बोलते, इसको फॉर्मूला नहीं बोलते, इसको फॉर्मूला नहीं बोलते, इसको बोलते एप्लीकेशन। सेम चीज को, ये फॉर्मूला भी था ये भी था, दोनों को मिला दिया। अरे सर हाय दिमाग इतना, मतलब हाँ बताइए, तो माइनस आर टी से डिवाइड किए तो सर माइनस आर टी से ये एल एन के सी हो गया, इधर करेंगे तो माइनस आर टी, इधर करेंगे तो टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बताइए, हाँ देख रहे हैं, जाने का नाम नहीं ले रहा थर्मोडायनेमिक्स,
जिंदगी सर बर्बाद कर गया है हमारी, जब से हम लोग की लाइफ, हाँ जब से हम लोग की लाइफ में आया है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री। देख रहे हो, अब कोई बोलेगा, अब कोई बोले, अब एक मिनट, अच्छा चलो ये अब देखो इसी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूरा चैप्टर आएगा, लेकिन एक बात बता, अब सर ये फॉर्मूला जानते हैं आप, ये फॉर्मूला जानते हैं आप, अब देखना थोड़ा साइंस पढ़ रहे हो तो बेटा साइंस के लिए हर एक वेरिएबल के लिए तैयार हो जाओ ना। अब बोलो कि सर ये भी एक फॉर्मूला है, तुम्हें रटना है तुम रटो, तुम रटना है तुम रट लो, हम लोग नहीं रटेंगे, हम लोग नहीं रटेंगे, हम फॉर्मूले के साथ हमें पता है कि भैया ये सब कुछ नहीं होने वाला, इससे डरना नहीं है। एक बात बताओ, चलो पढ़ने वालों ध्यान रखना टीचर का, ठीक है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, तो सर क्या एलन केसी का फॉर्मूला जैसा है वैसा ही रहेगा, एलन केसी का फॉर्मूला जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक हो गया, एक चीज बताइएगा, एक्सोथर्मिक हो गया, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नॉट की वैल्यू लेस देन 0, एलन केसी का फॉर्मूला, हाँ देखना तो एक ही फॉर्मूले को कैसे लिख दिया जाता है, क्या ये फॉर्मूला एक्सोथर्मिक के लिए, क्या ये फॉर्मूला एंडोथर्मिक के लिए लिख सकते हो, क्या ये फॉर्मूला एंडोथर्मिक के लिए, ये एक्सो, अब वो है सर ऐसे नहीं, हाँ इतना दिमाग सर बताइए, एक फॉर्मूला रटेगी वो फॉर्मूला रटेगी ये कुछ नहीं रटना भाई, सच बता रहा हूं, अब तुम्हें रटना है तुम रट लो, क्या ही बोल सकते फिर उस केस में। अगर अब सर ये रटे वो रटे, अबे नहीं यार सीधा सा कोई एक रट ले, अगर तुझे लगता है रटना ही है तो प्लस का माइनस कर दियो, माइनस का प्लस कर दियो, ये प्लस कैसे हो गया, अरे निगेटिव है, निगेटिव और निगेटिव प्लस हो जाएगा, हाँ अब बताइए कैसे होगा, अरे इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए एक लाइन बोला जाता है। चलो एक सिंपल सी बता रहा हूं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होता है, यहां पर टेम्परेचर बढ़ाओगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो इंक्रीज करता है। देख लो मैथ लगा लो, हो जाए तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी के लिए बस इतना ही मान के चलो, क्या ही बोल सकते, कर लोगे। अरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भैया एक चीज होती है, बस अभी के लिए इतना जान जाओ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे आया, एक बात बता, टेम्परेचर बढ़ेगा डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू कम हुई मतलब प्लस वाला कम हो गया, तो इसका मतलब पहले जो हो रहा होगा उससे केसी की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। अगर इसका समझ में आ गया तो इसका अपोजिट चले जाना, यहां टेम्परेचर बढ़ाओगे इस पूरे की वैल्यू निगेटिव वाले ही कम होगी तो बढ़ जाएगा उसमें, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, अरे भैया कॉन्सेंट्रेशन किसको बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं मोलारिटी को, भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं मोलारिटी को, उसको क्या बोलते हैं सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में, वंस अपॉन ए टाइम, जब हाँ वादा किया था हमने कि हम सर साइंस लेंगे, हाँ वो गाना नहीं है कौन सा, वादा किया था तूने ही लाया था जिंदगी में मेरे साइंस, क्या तुम्हें याद है। कंसंट्रेशन क्या होता है भाई, कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन जो होता है वो यही होता है, बस कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए एक दो क्वेश्चन है करा देता हूं उसके बाद आप चल लीजिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, ध्यान से देखिएगा, गिव्स एनर्जी जी नॉट की वैल्यू दी हुई है, जी नॉट, ना भाई तुम्हें नहीं ये वाला नहीं कराना यार, तुम बोलोगे कि सर लॉग आता नहीं होगा, छोड़ो ये कर लो, खुश रहो तुम, ये कर लो भाई, इस क्वेश्चन को कर लो, इतना ही कर लो तुम, हाँ
ये कर लो, फिर थर्मोकेमिस्ट्री चालू करते। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 दिया है, खुश हो जाओ। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या लिखेंगे सर? -2.303 आर टी लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख देंगे, केसी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख देंगे सर। -2.303 आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 300 केल्विन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू log 10। log 10 कितना होता है? log 10 होता है 1। तो सर क्या हो जाएगा? इतना आ जाएगा, हो जाएगा। log 10 कितना हो जाता है सर? log 10 कितना हो जाता है? ठीक है, log 10 कितना हो जाता है? तो सर log 10 अपने पास 1 हो जाता है, log 10 1 हो जाता है। अरे नहीं, ये क्वेश्चन भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि यार अभी एंटी लॉग नहीं सिखाया इसलिए वो दिक्कत है। एंटी लॉग नहीं सिखाया इसलिए वो दिक्कत है, और कुछ नहीं है। एंटी लॉग नहीं सिखाया इसलिए दिक्कत है, बाकी करने को कर सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को करो। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? कौन से टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा? किस टेम्परेचर पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम होगा? कौन सा टेम्परेचर रेंज होगा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे चला जाए? किस टेम्परेचर रेंज पे स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होना चाहिए? डेल्टा जी लेस देन जीरो। डेल्टा जी क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो। क्वेश्चन नहीं लिखना बेटा, थर्मोकेमिस्ट्री चालू करते, बस चालू कर रहे हैं, 2 मिनट दे दो, ठीक है। डेल्टा जी लेस देन जीरो, डेल्टा जी लेस देन जीरो, तो क्या हो जाएगा सर? ये कितना हो जाएगा? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन जीरो। सर यहां से डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है? 400 किलो जूल्स में। ये टेम्परेचर कितना है? नहीं पता। डेल्टा एस भी किलो जूल्स में है। ये लेस देन जीरो होना चाहिए। ये लेस देन जीरो कब होगा? खुद से सोच लो। टेम्परेचर क्या होना चाहिए सर? निगेटिव में है तो टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। 400 इज 0.2 टी। टेम्परेचर की वैल्यू देखोगे 400 बाई 0.2। टेम्परेचर किससे ज्यादा होना चाहिए? ऑलवेज ग्रेटर देन 2000 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए। मतलब ये रिएक्शन तब होगा, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा? स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस अबव स्पॉन्टेनियस अबव टेम्परेचर ग्रेटर देन 2000 केल्विन। 2000 केल्विन, टेम्परेचर ग्रेटर देन 2000 केल्विन। टेम्परेचर किससे ज्यादा होना चाहिए तभी जाके स्पॉन्टेनियस होगा। क्यों? उससे कम रहा, मान लो देखो ये याद है, प्लस है, ये माइनस है, माइनस वाला ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए तब जाके होगा। तो ये किससे ज्यादा होना चाहिए? 2000 केल्विन से इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। पक्का? चलो, जो लोग एंटी लॉग बोल रहे हैं तो निकाल दो ये भी। चलो पहले लॉग का ही निकाल के देखो। इसका डेल्टा जी नॉट निकालना है। डेल्टा जी नॉट कितना आएगा? कितना आएगा डेल्टा जी नॉट? डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला बहुत क्लियर है, कितना है? -2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम, यही है। केपी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आर की वैल्यू किलो जूल्स में कितना लिखते हैं? किलो जूल्स में सर 8.314 ए बाई 1000 लिख देते हैं, क्योंकि 8.314 जूल्स होता है, डिवाइड बाई 1000 कर दिया, किलो जूल्स। टेम्परेचर कितना है? 298। और लॉग केपी की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, लॉग कितने लोगों को सॉल्व करने आता है? ये लॉग कितने लोग सॉल्व कर लेंगे? लॉग केपी का मतलब क्या होता है? यही होगा। लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब यही होगा, एंड दैट विल बी log 3 प्लस log 10 की पावर -29। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनको लॉग आता है इसीलिए करा रहा हूं, नहीं तो मैं छोड़ देता, -29 आ जाता। और इसको हम लोग बोल देंगे -28.52। लॉग केपी की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू -28 आएगा। सर कैलकुलेशन चाहे जितना गंदा हो, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये देखिएगा 298 और ये कितना हो गया? -28.52 डिवाइड बाई 1000। ये किलो जूल्स में आंसर आ जाएगा। ये किलो जूल्स में आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आंसर प्लस में आएगा। इसको काट दो, इसको काट दो। अब कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेटर यूज कर लो यार, इतना आप टाइम नहीं लगाएंगे, कैलकुलेट कर लो।
हाँ कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा। 298 162.7 किलो जूल्स आ रहा है। पॉजिटिव में आएगा 162, पॉजिटिव आ जाएगा 162। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। जिन लोगों को एंटी लॉग आता है बेटा, एंटी लॉग, ये एंटी लॉग जो लोग जानते हैं वो लोग एंटी लॉग में ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एंटी लॉग आता है तभी हो पाएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में गिब्स एनर्जी दी हुई है, डेल्टा जी नॉट दिया हुआ है और आपको अब ये सॉल्व करना है 2.303 आरटी लॉग के इक्विलिब्रियम निकालना है। जो लोग करना चाहते हैं वही कर पाएंगे, जिनको एंटी लॉग आता है मैं एंटी लॉग करा दूंगा, एंटी लॉग करा दूंगा। जिन लोगों को लॉग और एंटी लॉग नहीं आता बेटा मुबारक हो। हाँ, लॉग एंटी लॉग नहीं आता कोई दिक्कत नहीं। एट 8.314 किलो जूल्स नहीं, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 1000 केल्विन दिया हुआ है और लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने जाएंगे तो ये देख लो माइनस माइनस कैंसिल, लॉग के इक्विलिब्रियम। अब जिनको कैलकुलेशन करना नहीं है सिर्फ सत्संग सुनना है कोई दिक्कत नहीं, अभी देखना, लेकिन अपने आप से जितना झूठ बोल लो क्या ही फायदा होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन वाला राउंड जो है हटा देना चाहिए अगली बार से, उसके लिए अलग से कभी क्लास में ना, क्या लगता है सैटरडे या संडे किस दिन शाम को आके क्वेश्चन करवा लेना चाहिए, क्योंकि यार भजन सुनने ज़्यादा अच्छा लगता है ना। 81 है डिवाइड बाई 2.303 है डिवाइडेड बाई 8.314 है डिवाइडेड बाई, हाँ तो 0.43 आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, एंटी लॉग, एंटी लॉग ये कितना आ जाएगा 0.43, एंटी लॉग 0.43। ये अप्रोक्सीमेटली लॉग टू की वैल्यू होती है 0.301, लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.448। इन दोनों के बीच का वैल्यू टिक मार दो, इन दोनों के बीच का वैल्यू टिक मार देते, यही एंटी लॉग होता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2.6 आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा 2.6 आ जाएगा। ठीक है, तो बस चलिए अब आते हैं, सारे क्वेश्चंस हो गए तो चलो भाई। हाँ चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है, आइए सत्संग चालू करते हैं। हाँ हाँ, आइए सत्संग चालू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सत्संग चालू करते हैं। सत्संग में होता क्या है, तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या था कि भैया बहुत सारे स्टेट फंक्शन थे, बहुत सारे थे, मतलब जिंदगी एकदम बर्बाद हो गई थी, लग भी रहा था, अभी फील भी हो रहा था मुझे भी। ठीक है, तो थर्मोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है, थर्मोकेमिस्ट्री भैया थर्मोडायनेमिक्स का एक छोटा भाई है। ये क्या करते, थर्मोकेमिस्ट्री किसके लिए यूज करते हैं, यूज टू कैलकुलेट। थर्मोकेमिस्ट्री में क्या यूज करते, कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ स्टेट फंक्शन। जितने भी स्टेट फंक्शन पढ़े हैं ना आपने, उनको कैलकुलेट करने का, स्टेट फंक्शन निकालने का एक तरीका होता है। थर्मोकेमिस्ट्री को क्या बोलते, थर्मोकेमिस्ट्री इंग्लिश पढ़िए क्या है सर, जिस किसको डील करता है, दैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री जो किसको डील करता है, ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन अ केमिकल सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग व्हेन अ चेंज और केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। मतलब अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, ध्यान सुनना, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, अगर कोई रिएक्टेंट है, अगर कोई रिएक्टेंट है, देखना बेटा थर्मोकेमिस्ट्री, अब प्लीज बता रहा हूं, सत्संग सुन लो, फिर कल जब नहीं पढ़ के आओगे तो कल फिर से करते रहना कि सर फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, प्लीज बेटा सत्संग सुन लो, अदरवाइज फाइटर बैच अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, आप उसमें भी जा सकते हो। ठीक है ना, दिक्कत ये हो रही है कि फाइटर बैच है, मुझे लगता है कि और भी बहुत सारे बैचेस स्टार्ट होंगे, क्रैश कोर्स होगा, फास्ट ट्रैक होगा, बहुत सारे होंगे, वहां से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं है किसी मास्टर से पढ़ना, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं बेटा। ठीक है, आराम से हंसते खेलते उधर ही पढ़ सकते हो, इधर थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि ऑब्वियस चैप्टर आगे जा रहा है।
ठीक है, अब यहां पर आज जब सारे कुछ समझा दूंगा, कल कोई पहुंचेगा ज्ञान देगा कि सर थोड़ा स्लो चलिए, क्वेश्चन कम कराइए, चलो कोई नहीं यार, ठीक है ना, फिर बोल दो तो कि हाँ, फिर बोल दो पैसा नहीं लगता भाई, फ्री मिल जाता है, ठीक है। अर्जुना 2.2 3.2 देख रहे हो, देख रहे हो, ठीक है। नहीं नहीं भाई, पढ़ लो यार, किससे भी पढ़ लो, बस पढ़ लो, बाकी तुम्हें भी पता है। चलो, थर्मोकेमिस्ट्री की बात कर रहा था। अगर कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, तो एक सिंपल सी चीज बताता हूं, ध्यान सुनना, अपने पास सिंपल सी चीज बताता हूं, ध्यान सुनना। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो डेल्टा, अगर किसी भी स्टेट फंक्शन की बात करेंगे, जैसे हमने, अब देखो थर्मोकेमिस्ट्री किसके बारे में बात करता है, ऑलरेडी आपको आता है, लेकिन वही है कि डेल्टा एस रिएक्शन निकालना है, तो याद कीजिए हमने क्या निकाला था सर, डेल्टा एस प्रोडक्ट माइनस, देख लो। अब बोलोगे सर अब यही सब चीज आज से लेके मतलब अगले 2-3 दिन तक करते रहेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। सर सारे स्टेट फंक्शन में यही किया जाता है, और यही काम आप भी करोगे, यही काम आप भी करोगे। इसी को थर्मोकेमिस्ट्री बोलते हैं, इसी को थर्मोकेमिस्ट्री बोलते हैं कि किसी रिएक्शन में, अगर किसी रिएक्शन में डील किया जाएगा, तो किसी रिएक्शन में क्या किया जाता है, सॉरी प्रोडक्ट माइनस क्या कर दिया जाता है, रिएक्टेंट कर दिया जाता है। बताओ, इसमें कोई एक्सेप्शन कुछ नहीं। लेकिन हाँ, ये देखिएगा, थर्मोकेमिस्ट्री हम पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शन लिखना सिखाया जाएगा। डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इंथैल्पी भी क्या है, स्टेट फंक्शन है, तो प्रोडक्ट माइनस क्या हो जाता है, रिएक्टेंट हो जाता है। सर कोई देख लो, सर यही है थर्मोकेमिस्ट्री। रियलिटी में कोई पूछेगा, यही होता है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, तो सर आपको ये सारे स्टेट फंक्शन की वैल्यूज निकालने को सिखाया जाए, या आप निकाल पाए किसी रिएक्शन में, इसी को क्या बोलते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री। बस इसमें, इस केस ऑफ इंथैल्पी में याद रखिएगा, अभी से 4-5 बार बोलिए, 4-5 बार बोलिएगा, ध्यान सुनना, 4-5 बार अभी से बोल रहा हूं बेटा। डेफिनेशन भूल जाओ तो भूल जाओ, लेकिन एक चीज याद रखना, सब जगह प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, सिर्फ 2 जगह एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट जब दिल में आग लगी हो, कंबसन एंथैल्पी। याद रखिएगा किस एंथैल्पी में एक्सेप्ट करना है, कंबसन एंथैल्पी, एंड जब बॉन्ड टूटा हो, देख लो, याद रखना उस केस में अपोजिट चले जाते हैं। मतलब जब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दिया हो, या फिर बॉन्ड टूटता है ना, या फिर दिल में आग लगी हो, तभी हम लोग एक्सेप्शन रूल, हाँ एक्सेप्शन का काम करते, ठीक है। तो वही वाला काम है, सब जगह प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सारी जगह प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बस 2 जगह छोड़ के, कहां पर, जहां पर आग लगी है या फिर बॉन्ड टूटा है। मतलब तभी आदमी देखा होगा ना, एकदम एक्सेप्शनली पढ़ रहा होता है, जिसका हम होता है ना मूवीज में नहीं देखता, मेरा इंतकाम देखेगी, हाँ इंतकाम देखेगी, तो वही वाला चीज होता है। कंबसन एंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, कंबसन एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यही 2 जगह है। इसी में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, बाकी सब जगह प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। पूरे चैप्टर में यही करना है, मतलब पूरे टॉपिक में यही करना है। चैप्टर तो वही है, थर्मोडायनेमिक्स ही है, थर्मोडायनेमिक्स ही चैप्टर है, चैप्टर तो थर्मोडायनेमिक्स ही है, ठीक है। चैप्टर तो थर्मोडायनेमिक्स ही है भाई, बस करना क्या है, एक्सेप्ट याद रखिएगा, एक्सेप्ट याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं, हाँ एक्सेप्ट याद रखिएगा। क्या होगा, थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, थर्मोकेमिस्ट्री, उसमें क्या होता है, सारे स्टेट फंक्शन में डेल्टा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्ट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब तुम्हें बस रिएक्शन लिखना और रिएक्शन को खेलना सिखाया जाएगा इस टॉपिक में। ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक होता है उन लोगों के लिए जो सीरियसली पढ़ते हैं, बाकी उन लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। मतलब आज शुरू हो रहा है, कल अच्छा हो जाएगा, मंडे को, अगले मंडे को और अच्छा हो जाएगा, और ट्यूसडे तक तो रोना आ जाएगा कि सर क्या चल रहा है ये सब, हमने तो कुछ और सोच के पढ़ना शुरू किया था। यही होता है ना, पहले दिन जब इजी चलता है, सब अच्छा लग रहा है, सर हाँ सिस्टम फाड़ देंगे, ये कर देंगे। दूसरे दिन क्वेश्चन वर्क डन, अच्छा दिमाग लगवा रहा है रे मास्टर, हाँ यही होता है। बस याद रखना, सब जगह प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एक्सेप्शन क्या है, कंबसन एंथैल्पी दिया हो और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दिया हो, यही होगा।
चलो अब बताता हूं एक चीज, सर ये अलग क्यों है, इसको अलग से क्यों पढ़ा रहे, क्योंकि यहां आता है थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिकल रिएक्शन की पहचान क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन और थर्मोकेमिकल रिएक्शन की पहचान क्या होती है, याद रखना। थर्मोकेमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं सर, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को। सर थर्मोकेमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, जो रिएक्शन बैलेंस्ड हो। तो ये तो बात तो पहले से थी, इसको थर्मोकेमिकल क्यों बोला सर, इसकी 3 कंडीशन होती है सर। फिजिकल स्टेट आपको मेंशन किया गया होगा, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ये दिया जाए, समझ जाना, ध्यान सुनना। थर्मोकेमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन, ये मेंशन होना चाहिए। थर्मोकेमिकल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन से अलग है, कैसे देख लो। बैलेंसिंग ही कंपलसरी नहीं है, साथ साथ में इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन ये भी मेंशन होना चाहिए, इज मेंशन्ड। ये 3 कंडीशन होगी तभी उसको क्या बोलेंगे, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। उसको क्या बोलेंगे, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या बोलेंगे, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। जैसे मैं ऐसे लिख देता हूं, ये देखना अपने पास, अगर मैं नॉर्मल लिख रहा हूं कि सर कंबशन करा दिया किसका, मीथेन गैस का, कोई बोलेगा ना ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन नहीं है, ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन नहीं है। क्यों, दिस इज नॉट अ थर्मोकेमिकल रिएक्शन, नॉट अ थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिकल रिएक्शन नहीं बोलेंगे इसको, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, ये बैलेंस रिएक्शन है बट नॉट अ थर्मोकेमिकल रिएक्शन। क्यों, क्योंकि सर इसमें ना सिर्फ रिएक्शन बैलेंस हो जाने से थर्मोकेमिकल रिएक्शन नहीं कहलाएगा, ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें सर बैलेंसिंग है, बस सिर्फ बैलेंसिंग है। लेकिन वही चीज अगर ऐसे लिख दिया जाए, ध्यान सुनिएगा, अगर उसको ऐसे लिख दिया जाए, अगर ऐसे लिख दिया जाए और साथ में यह भी लिख दिया जाए कि इसकी इंथैल्पी मान लो -200 किलो जूल्स पर मोल, अगर ऐसे लिख दिया जाए तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, ये रिएक्शन कहलाएगा थर्मोकेमिकल रिएक्शन। इस रिएक्शन को फिर आप क्या बोलोगे, दिस इज व्हाट थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, थर्मोकेमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, जहां बैलेंसिंग हो, ये कंडीशन और ये कंडीशन, ये तीनों सेटिस्फाई हो, ये तीनों सेटिस्फाई हो, उसको बोलते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन, उसी को बोलते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। हाँ, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। हो जाएगा, हो जाएगा, थर्मोकेमिकल हो जाएगा। अच्छा, इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश ऐसे नहीं मजा आ रहा ना, ऐसे तो लिखने में क्या मजा है यार, बैलेंस्ड ऐसे लिखवा दिया। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, याद रखना इसकी कंडीशंस क्या होती है, ये कंडीशंस कौन कौन सी सेटिस्फाई करनी है थर्मोकेमिकल के लिए, ये कंडीशंस। अब ऐसे मजा नहीं आ रहा, थर्मोकेमिकल रिएक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन इंग्लिश में, इंग्लिश पढ़ते हैं पहले। इंग्लिश देखो भैया, इंग्लिश देख रहे हो कितना अच्छा लगता है यार, एक ही सेम चीज को देखो कैसे लिख रहा है, लिखने का स्टाइल देखना कितना कैजुअल है। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन which gives information about the physical state and heat exchange। देख रहे हो कितना प्यार से लिखा इसने, मतलब मजा ही आ गया यार। इसी को क्या बोलते हैं, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। सीखना चाहिए यार, ऐसी इंग्लिश लिखनी चाहिए अपने को। हाँ, ऐसे इंग्लिश लिखना चाहिए। स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एस किसके लिए होता है, सॉलिड के लिए, ओ भाई साहब। एल किसके लिए होता है, लिक्विड के लिए। जी किसके लिए होता है, गैस के लिए। एक्वस किसके लिए होता है, पानी सॉल्यूशन। देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है, एक हम लोग लिख रहे हैं, एक ये लिख रहा है। इंग्लिश में देखो, एक हम लोग का देखो ना, फुल सेंटेंस हो ही नहीं रहा, क्या फुल सेंटेंस हो ही नहीं रहा। अरे भाई इसको लिख लिया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है यार, बोले इसको भी लिखना। अरे भाई ये मजाक कर रहा हूं, ये वही चीज है, ये वही चीज है, और क्या, ये वही चीज है भाई, ये वही चीज है। बस लिखने का तरीका थोड़ा हम लोग का ज्यादा फॉर्मल, सॉरी लेस फॉर्मल है, कैजुअल है, उन लोगों का फॉर्मल है। हाँ देख रहे हो, इसको बोलते हैं इंग्लिश। हाँ इंग्लिश इसको बोलते हैं, और इंग्लिश बोले दिस इज नोन एज थर्मोकेमिकल रिएक्शन। एंड थर्मोकेमिकल रिएक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स।
हाँ, कैसे होते हैं टू टाइप्स, देखिएगा भाई साहब। थर्मोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। किसी को कुछ याद आए, गजनी वाली यादाश्त वापस आए तो मुझे बताइएगा, क्या ये नई चीज है एक्सोथर्मिक, क्या ये नई चीज है एक्सोथर्मिक, क्या ये नई चीज होगी एंडोथर्मिक। वंस अपॉन ए टाइम कभी बताया गया था डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन अगर ग्रेटर देन 0 तो ये लिखेंगे, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन लेस देन 0 ये लिखेंगे। अगर आप निगेटिव आता है तो एक्सो और ये एंडो हो जाएगा। ये देखना कितनी बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं। सर डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लेस देन 0, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लेस देन 0। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं कि इंथैल्पी या एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की। ये देखिएगा, अगर मैं एक्सोथर्मिक का ग्राफ बना दूं, अगर मैं एक्सोथर्मिक का ग्राफ बना दूं, अगर मैं एक्सोथर्मिक का ग्राफ बना दूं तो कैसा ग्राफ बनेगा। सर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। ऐसा ग्राफ बनेगा, रिएक्टेंट ऊपर प्रोडक्ट नीचे, रिएक्टेंट ऊपर प्रोडक्ट नीचे। ये देख लो, देखते चलना, ये देख रहे हो, इसी को बोलते हैं, यही कहलाता है एक्सोथर्मिक। याद है, कहीं पढ़ा था। ये देख लो सर, ये यहां पर क्या आ जाएगा, HP माइनस HR, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। कोई ऐसा तो नहीं कि सर HP कहां से आ गया, हिमाचल प्रदेश और नहीं, को तो स्टेट का नाम भी नहीं बन पाएगा, है प्रदेश से, है राजस्थान से, ऐसे कुछ बना लो। ऐसा तो नहीं लग रहा ना, ऐसा तो मन में नहीं आ रहा ना कि H कॉमन काट दो सर, P माइनस R इज इक्वल्स टू 0। भाई ऐसा मन में विचार आए एकदम मत लाना, अगर ऐसा मन में विचार आए एकदम मत लाना। प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी। अगर इसका ग्राफ बनाऊं, सोच सकता है ना, मन है भाई किसी के अंदर, कोई कहीं से कहीं सोच सकता है। पता चला कि भैया सब काट पीट के नीचे कर, सब बोला सब तो 0 ही है सर, रिएक्टेंट की अब की बार कम होगी, प्रोडक्ट का ज्यादा होगा। देख रहे हो कैसी बातें चल रही है, ये हो जाएगा। हाँ, हरियाणा राजस्थान सर देखिए, हरियाणा हिमाचल प्रदेश माइनस हरियाणा राजस्थान लेस देन 0, हिमाचल प्रदेश, यहां पर देखिए हरियाणा राजस्थान जीत गए, वहां पर देखिएगा हिमाचल प्रदेश जीत गया। बताइए तो, ऐसी बातें समझ में आ रही हैं, देख रहे हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन एग्जाम में। और क्या, उस 0 को उड़ीसा मत बोल देना भाई, दिक्कत हो जाएगी। हाँ, मेरा फर्स्ट सेकंड चैप्टर बैकलॉग है क्या, मैं अरे बेटा एकदम, अब तुम एकदम फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट चैप्टर क्या, सेकंड चैप्टर क्या, तुम तो कह रहे हो अब इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करो यार। बैकलॉग क्या है, कुछ नहीं होता यार बैकलॉग। बैकलॉग से क्या होता है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर अगर बैकलॉग है हो जाने दो, क्या दिक्कत है एकदम, इसमें क्या दिक्कत है, बैकलॉग ही तो हुआ है, समझ में सब आ जाएगा। ऐसे थोड़ी ना होता, देखो इसको क्या बोलेंगे, ये देखो बैकलॉग से क्या होता है, कभी भी कोई कभी भी चाहे, यू आर यूनिक, ठीक है, डेल्टा एच निकाल दो, हो गया। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, थर्मोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, थर्मोकेमिकल। अच्छा एक बात बताओ, चलो एक लाइन बोलता हूं एक्सो और एंडो के बीच में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देख के क्या बता सकते हो, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल बोल सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट लिख सकते हैं। कैसे लिख दिया सर ये बात, हिम्मत कैसे हुई आपकी ये लिखने की, क्योंकि भैया केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या याद है अपने पास, इसको देख के क्या लिख सकते हैं, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब देख लेना, अब यही सब चीज सर, इतना सोचना, इतना तो कभी हमने सोचा ही नहीं। मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट लिख सकते हो। कोई पूछ दे सर एक्सोथर्मिक है मतलब रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल, जिसकी एनर्जी कम है वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसकी एनर्जी कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये सब याद आ रहा है, हाँ
चल रहा है, बढ़िया। तो चलिए, अब हमें पता चल गया कि एक्सो किसको बोलते हैं और एंडो किसको बोलते हैं। एक्सोथर्मिक वो है जहां हरियाणा राजस्थान ज्यादा होता है हिमाचल से, और एंडोथर्मिक वो है जहां हिमाचल ज्यादा हो जाए हरियाणा और राजस्थान से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। अब थर्मोकेमिस्ट्री में भाई ये तो पता चल गया कि रिएक्शन लिखते कैसे हैं, रिएक्शन कितने टाइप का होता है। अब अगर तुमसे कोई पूछ दे कि सर एक बात बताइए, अगर तुमसे कोई पूछ दे सर रिएक्शन में, अब देखना इंग्लिश पर फिर से बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, बहुत खतरनाक इंग्लिश मेरे मन में आ रही है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, ये सब कैसे होता है सर, ये सब कैसे होता है, कैसे निकालते, कैसे डिफाइन करेंगे, ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होगा सर, क्या बोलेंगे अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ध्यान सुनना, रिएक्टेंट अगर कोई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसके लिए बोला जाएगा, कि सर जब व्हेन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे सर, ये क्या होगा, इंथैल्पी चेंज, ध्यान सुनना, इंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ रिएक्टेंट इज कंप्लीटली रिएक्टेड। मतलब याद रखना, अगर कोई पूछेगा एंथैल्पी चेंज क्या होता है, तो याद रखना जब एक मोल रिएक्टेंट पूरा का पूरा कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए, तो इसीलिए इसका यूनिट जो होता है जूल्स पर मोल हो जाता है, या किलो जूल्स पर मोल लिख दिया जाएगा एग्जाम हॉल में, या फिर कैलोरी पर मोल लिख दिया जाएगा, या फिर किलो कैलोरी पर मोल लिख दिया जाएगा। यूनिट देख लो, जब भी डिफाइन करते हैं इंथैल्पी जो डिफाइन होती है वो पर मोल के रिस्पेक्ट में, एक मोल के रिस्पेक्ट में होती है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को निकालने का तरीका हम सबको पता है। रिएक्शन की इंथैल्पी कैसे निकलती है, याद करो, फिर से एक बार लिखो, रिएक्शन की इंथैल्पी कैसे निकलती है सर, रिएक्शन की इंथैल्पी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। याद है, ऐसे ही लिखते थे। एक्सेप्शन याद है कौन सी कंडीशन में उल्टा लिखना था, ये नॉर्मल केस में लिखना है, ये किसके लिए लिखना है, ये वैलिड सबके लिए है, वैलिड फॉर ऑल एक्सेप्ट combustion enthalpy and bond dissociation enthalpy। याद है, दिल टूटेगा या आग लगेगी तब उस केस में अपोजिट चलना है। अगर कोई पूछ दे सर इन केस ऑफ कंबसन और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इन केस ऑफ कंबसन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या लिखेंगे आप, चलो सोचो क्या लिखोगे इसके केस में, क्या लिख दोगे। अगर इन केस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगा तो उस केस में क्या होगा, क्या लिख सकता हूं मैं, रिएक्शन की वैल्यू इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट माइनस, नॉर्मल केस में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था, इनके केस में क्या होता है, इनके केस में आशिकी चलती है इसीलिए उल्टा हो जाता है। ये देख रहे होते, ये बाबू सोना वाले लोग होते हैं, थोड़ा अलग चलते हैं, हाँ ये थोड़े अलग चलते हैं, इन केस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो जाता है। इस केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर देंगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा। इस केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट किया जाएगा। जब दो लोग, ये देख लेना, जब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, इनके केस में अपोजिट चलेगा। हाँ, क्योंकि दिल जल गया ना भाई, देखो ऑब्वियस है ना, दिल टूटा है या आग लगी है तो उस केस में क्या होता है, आदमी उल्टा सोचता है। हाँ, उस केस में होता है कि 100 बैकलॉग है, कोई बात नहीं, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, अब की बार ना, बाकी लोग सिर्फ 4 घंटे पढ़ रहे हैं, मैं उल्टा चलूंगा। बेटा क्यों होता है उसके पीछे तुम खुद सोच लो, मैं तुम्हें चलो अभी जब आएगा तो ऐसे ही बताऊंगा, लेकिन ऐसे सोच लो। कंबसन का मतलब सोच रहे हो, किसी की कंबसन इंथैल्पी मतलब किसी को जला दिया,
जब किसी का कंबसन इंथैल्पी लेने जाते हैं ना, कैलकुलेट करते हैं, तो इसका मतलब वो रिएक्टेंट नहीं रहता। कोई जल चुका है, कोई जल चुका है, तो वो रिएक्टेंट थोड़ी ना बचा बेटा, वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए जो प्रोडक्ट है वो भाई ये देख लो उल्टा हो जाता है। उसके केस में क्या होता है सर, जो कंबसन है, किसी को सर सोच रहे हो किसी को आग लगा के फिर उसकी इंथैल्पी कैलकुलेट कर रहे हो कि बड़ा मजा आया, तब तक बेचारा क्या हो चुका, वो तो अपने ओरिजिनल कंडीशन में नहीं रहेगा ना। जो रिएक्टेंट था वो किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, प्रोडक्ट में। इसीलिए उल्टा चला जाता है, इसीलिए उल्टा चला जाता है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड तोड़ दिया, बॉन्ड तोड़ दिया, अब बोल रहे हैं बताओ, अरे भाई बॉन्ड जब टूट गया तो ऑब्वियस रिएक्टेंट रिएक्टेंट नहीं रहा ना। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए थोड़ा अपोजिट चलते हैं। बाकी लोग जो होते हैं ना, जैसे अब अभी फॉर्मेशन पढ़ोगे, बाकी इंथैल्पीज पढ़ोगे, वो सब नॉर्मल बात करते हैं। इसमें क्या होता है, आदमी आदमी नहीं रहता ना, वो आशिकी में चला जाता है, वो जल चुका होता है, उसका रिएक्टेंट रिएक्टेंट नहीं रहता, उसका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ इसीलिए हो जाएगा। चलें, नहीं ऐसे ऐसे यार अच्छा नहीं लग रहा। अब एक चीज बताना, चलो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यूवी को क्या लिखते हैं, डेल्टा यू लिखते हैं। और अब ये सब चीजें फिर से वही सब चीजें रिपीट हो रही हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर क्यूपी को क्या लिख देते हैं, डेल्टा एच लिख देते हैं। याद करो सर, ये भी क्या है, किसी रिएक्शन के अंदर इंथैल्पी तो होगा, किसी रिएक्शन के अंदर इंथैल्पी तो है। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यही होगा। चलो इंग्लिश में बात करते हैं यार, ऐसे नहीं लगता यार, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। क्या होना चाहिए, याद रखना, व्हेन 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट इज कंप्लीटली रिएक्टेड, ये तो लिखना छूट ही गया, इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड रिएक्शन होनी चाहिए भाई, ऐसा नहीं कोई भी रिएक्शन ले लो, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड होना चाहिए केमिकल रिएक्शन। अरे कभी भी कोई मतलब बैलेंसिंग से ही कैलकुलेट करना है, ऐसा मत कर देना, ठीक है। यस यस बेटा, रेडॉक्स से यू कैन स्टार्ट, यू कैन फ्रीली स्टार्ट फ्रॉम रेडॉक्स, ठीक है ना। तब तक आप आराम से चिल मारो, हम लोग रेडॉक्स पे पहुंचेंगे अगले हफ्ते, तो वहां से आप कर सकते हो फ्री स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट। यहां पर कुछ चीजें थोड़ी पुरानी भी याद आएंगी। चलिए अब इंग्लिश में पढ़ते हैं इसी चीज को। ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, ध्यान रखना। इंग्लिश देखो, अगर इसी का इंग्लिश में डेफिनेशन पूछे, स्कूल वाले पूछे, तो कितना प्यार से लिखना है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, ऑब्वियस एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है। जब क्या हो रहा हो सर, वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए, वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए। जैसे ये देखो, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, इस रिएक्शन में देखोगे इसको क्यों नहीं रिएक्शन का इंथैल्पी बोला गया, चलो बताना। ये रिएक्शन की इंथैल्पी नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रहा, ये रिएक्शन की इंथैल्पी होगा, ये रिएक्शन की इंथैल्पी होगा, बट ये वाला कैलकुलेट नहीं किया जा रहा, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे इंग्लिश में क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि सर ये क्या है, ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सर ये बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है, नॉट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। आप जब भी डिफाइन करोगे तो बेसिक केमिस्ट्री तो रखोगे ही ना साथ में, क्योंकि ये बैलेंस्ड नहीं है भाई। रिएक्शन से आधा फॉलने से कोई मतलब नहीं है, यहां रिएक्शन बैलेंस नहीं है, एटम कंजर्व नहीं है, मास कंजर्व नहीं है, फिर इस केस में रिएक्शन को हम नहीं डिफाइन करते। सर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किसको डिफाइन करता है, डेल्टा एच को। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर, डेल्टा ई हो जाता है क्या, डेल्टा ई हो जाता है क्या, पक्का। हाँ अब देख लो, ये छोटी छोटी अगर मोटी मोटी बातें समझ में आ रही हैं, कैसी चल रही है जिंदगी, कैसी चल रही है जिंदगी। अरे कुछ नहीं यार, ये सब बहुत छोटी छोटी, अब मैंने ऐसे लिखा है, तुम उसको दोबारा मत लिखने लगो भाई, सब इंग्लिश में ही लिखना है। अरे स्कूल के एग्जाम में मन करेगा तो एनसीईआरटी पढ़ लेना, एनसीईआरटी से लिख देना यार, एनसीईआरटी से लिख देना भाई। अब स्कूल के चक्कर में अब इतना थोड़ी ना पूरा लिखेंगे बैठ के, ये सब ऑलरेडी हमें पता है, आता है, ठीक है। बस इंग्लिश में स्कूल में, हाँ स्कूल में मैम को या सर को खुश करना हो तो ये सब अच्छे से लिखना कि सर अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, हमें पता है इवॉल्व होता है तो एक्सोथर्मिक, एब्जॉर्ब हो रहा है तो एंडोथर्मिक, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो जाएगा सर, श्योर हो। चलो एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, अब देखना भाई साहब जिंदगी बदल जाएगी। क्या होने वाला है आपकी जिंदगी में, लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, बहुत ज्यादा हार्ड चीज पढ़ाने वाला हूं। और आज से सुनना, आज से सुनना भाई साहब, जिंदगी एकदम मतलब जज्बात ऐसे पलट जाएंगे ना, समझ में नहीं आएगा कब क्या हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। सुनना क्या हो रहा है, सुनना, लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री।
लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री से डिफिकल्ट चीज तुमने आज तक नहीं पढ़ी होगी। सुनना क्या है, पहला लॉ क्या कहता है। पहला लॉ क्या कहता है कि सर अगर कोई रिएक्शन है, अगर कोई रिएक्शन है ए से बी, पहला लॉ देखिएगा, अगर कोई रिएक्शन है ए से बी तो भैया अगर इसकी इंथैल्पी x किलो जूल्स दिया हुआ है, अगर आपने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो सोचिएगा इंथैल्पी पता है कितनी हो जाएगी सर, वो +x है तो माइनस x हो जाएगी। अगर आप रिएक्शन रिवर्स करते हैं सर, पहला लॉ सुनिएगा, इतना डिफिकल्ट लॉ कभी नहीं समझ में आएगा। ऑन रिवर्सिंग द रिएक्शन, अगर रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, ऑन रिवर्सिंग द रिएक्शन, इसको क्या बोला जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी, मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी रिमेन्स सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ enthalpy of reaction remains same, magnitude of enthalpy of reaction remains same, only sign changes, but there साइन जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सोच रहे हो इतना डिफिकल्ट चीज, उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सुनना क्या हो रहा है सर, इसका एग्जांपल देख लो, कोई रिएक्शन दी हुई है, फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे रिएक्शन दिया हुआ है कि सर C+O2 गिव्स CO2, इस रिएक्शन की इंथैल्पी सर पता है माइनस, ऐसे देखो इंग्लिश ऐसे बड़ी बड़ी वैल्यू लिख देता हूं, ओ भाई साहब इसकी इंथैल्पी दी हुई है सर, C+O2 कार्बन का कंबसन कर रहे हैं, इस रिएक्शन की इंथैल्पी इतनी है। क्या आप बता सकते हैं कि CO2 अगर डिसोसिएट होगा ऐसे तो इस रिएक्शन की इंथैल्पी कितनी आएगी? जल्दी से जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। अगर रिएक्शन को रिवर्स किया, पलट दिया तो भैया क्या होगा सर, ये क्या होगा 393.5, रिएक्शन के साथ खेलना चालू कर दो, हो जाएगा, ये आ जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या प्लस हो जाएगा, क्या सर क्या हो जाएगा सर, इसको बोलते हैं पहला लॉ कि आप रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस उनका साइन चेंज होता है, उसके अलावा सर, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये पहला लॉ। देखिएगा सेकंड लॉ उससे भी डिफिकल्ट है, सेकंड लॉ उससे भी डिफिकल्ट है, सुन लेना भाई साहब, लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, इतना डिफिकल्ट चीज, लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। अगर मैं बोलूं कि सर ए रिएक्शन है, ए से बी में जा रहे हैं, इस रिएक्शन की इंथैल्पी अगर x किलो जूल है तो सर अब की बार रिवर्स नहीं करेंगे, आपने रिवर्स का बता दिया, अब की बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया किसी नंबर से, अगर आपने स्टोइकोमेट्री चेंज कर दी तो सर क्या हो जाएगा, n टाइम्स, मल्टीप्लाई किया तो n टाइम्स, और अगर आपने डिवाइड कर दिया, m से डिवाइड कर दिया, अगर m से डिवाइड कर दिया तो जो काम आप यहां करेंगे वही काम याद कीजिए। ऐसा क्यों कर सकते हैं आप, क्योंकि ये सारी चीजें इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इंथैल्पी क्या थी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी। वंस अपॉन ए टाइम इंथैल्पी क्या थी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी। सर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द रिएक्शन, अगर आप मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें ऑन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द रिएक्शन, अगर आप रिएक्शन के साथ मजाक करेंगे, अगर आप रिएक्शन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, enthalpy of reaction also undergoes same मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, वो सेम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर लेगा सर, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर लेगा। अगर आपने रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया तो वो सेम क्या कर देगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देगा। बेटा अभी तो डिफिकल्ट नहीं लगेगा, सच बता रहा हूं, अभी तो हंसते खेलते निकल जाएगा, लेकिन जब कल एकाएक पूछूंगा ना, कल जब एकाएक पूछू सर है सर, जब सब मिक्स हो जाए, सर नया टॉपिक कब से स्टार्ट होगा, थर्मोडायनेमिक्स बहुत लंबा खींच रहा है सर, हाँ सर जल्दी कर लीजिए, एग्जाम में ना रिडॉक्स आ रहा है सर, जल्दी रिडॉक्स फिनिश करा, यही सब होगा। अभी देखो कितना ही, अभी थोड़ी देर बाद जब सर जैसे ही अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट, अच्छा ये भी सोचना था, ये हमें ही सोचना था सर, है बताइए, तो साइंस लिया था हमने, हमें ही सोचना पड़ेगा, किस बात का, हम तो 10th में सर बहुत स्मार्ट आदमी थे सर,
घर वालों ने स्कूल में एक बार पाइथागोरस थ्योरम समझाया था, हम एक बार में समझ गए थे सर। एक आप लोग हैं पता नहीं समझा ही नहीं पा रहे। हमारा दिमाग तो सही है सर, 10th में हमारा दिमाग एकदम सही था। जब से आप लोग इस संगति में आए बार बार फील होता है। हाँ, ऐसे ही कुछ होता है, ऐसे ही। अब देख लो, अरे ये सबसे सिंपल। अब कुछ रिएक्शन है, मान लो ऐसे रिएक्शन दिया था मैंने अभी जस्ट रिएक्शन दिया था, C+O2 गिव CO2। एग्जांपल देखना, C+O2 CO2। मैंने इस रिएक्शन की इंथैल्पी लिखी थी डेल्टा H -393.5 किलो जूल, यही लिखा था। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, कुछ ऐसे भी धुरंधर लोग हैं जो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भैया अगर ऐसा करना चाहते हो तो एकदम समझ जाओ, एकदम मतलब अगर ऐसे मन में विचार आ रहा है कि सर चुपके से बदमाशी की सर इधर 3 से मल्टीप्लाई कर ले, तो एकदम दिमाग जो है ना, या तो मजबूत किताब लेना एक हार्ड कवर, उसको इस पे मारना सर पे, या तो सच में सर खुल जाएगा, और नहीं तो फिर शायद दिमाग कहीं। हाँ, ऐसा मत कर देना भाई कि इधर खाली सर, अगर एक होता है सर अगर खाली रिएक्टेंट को मल्टीप्लाई कर दे तो भैया यार स्टोइकोमेट्री पढ़िए भाई, ऐसे नहीं करना है। अगर ऐसे मन में विचार आए तो एकदम मोटी वाली किताब, मोटी वाली कवर वाली किताब रख लीजिएगा, सर ये आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा। और अगर सर मैंने आपको बताया कि अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं, सर ये 4 से डिवाइड कर दिया तो इस केस में क्या हो जाएगा, सर इस केस में क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा क्या किलो जूल्स में, डिवाइड बाई 4 किलो जूल्स आ जाएगा क्या, हो जाएगा। देख रहे हो, डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, ओ माय गॉड, क्या हो गया जिंदगी में। सर 10th में रिएक्शन सिर्फ देखते थे, तो 4 रिएक्शन पढ़ते थे, ये क्या चल रहा है। अब रिएक्शन में मल्टीप्लाई डिवाइड करना क्या चाहते हैं हम लोग, बस यही करना चाहते हैं। अब तुम खुद से सोचना, अब दोनों कॉन्सेप्ट को, अच्छा अरे यार इंग्लिश तो लिखा ही नहीं, ये पता है बेटा इसको क्या बोलते हैं, लैपलेसे लेवाइजर लॉ। ओह यार ये तो बताया ही नहीं, बताओ यार। हाँ, लेवाइजर लॉ, लैपलेसे लेवाइजर लॉ। इतने बड़े लॉ को यार नाम नहीं लिखा यार मैंने, बताओ तो यार, इतना बड़ा। उफ, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी भाई साहब, गलती से रह गया। लैपलेसे लेवाइजर लॉ, ये नहीं बताता तो शायद समझ में नहीं आता। अगर ये नहीं लिखता तो नहीं समझ में आता ना कि यार लैपलेसे लेवाइजर लॉ। अच्छा हाँ मास्टर साहब समझ में आ रहा है, यही होता है लैपलेसे लेवाइजर लॉ, इसी को बोलते। और क्या, देख रहे हो। अब देखना, अभी देखना थोड़ा सर कैसे, मैंने क्या बोला साथ साथ रिपीट करना। अगर रिएक्शन को रिवर्स करते, अच्छा रिवर्स को ही एक लाइन और लिखते हैं, रिवर्स को ही ना कहीं कहीं पता चला ऑन सब्ट्रैक्टिंग भी लिख देते हैं भाई साहब, सब्ट्रैक्टिंग द रिएक्शन। रिएक्शन को रिवर्स करने को कहीं कहीं सब्सट्रैक्शन भी बोल दिया जाता है कि उल्टा कर दिया, रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट कर दिया। सर आपने रिएक्शन को क्या किया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो ऐसा मत बोल देना कि अच्छा सर, हाँ इंग्लिश ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग द रिएक्शन। ये देखना, अब चलिए एक रिएक्शन देता हूं और मैं अब इसके साथ खेलना शुरू करता हूं। क्या आप मेरे साथ खेलने को तैयार हैं। ये रिएक्शन, इसकी इंथैल्पी ऐसे लिख दिया जाता है, सर ये मान लो इसकी इंथैल्पी 100 है, ताकि हमारा सर ये मान लेते हैं। पहली बात, ये सब वैल्यूज जो होंगी मैं अपने हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से एज्यूम कर रहा हूं। ऑब्वियस इनकी ओरिजिनल वैल्यूज बहुत खतरनाक होती हैं, जब एनसीईआरटी में आएंगे मिल जाएगा। तो क्या आप, हाँ वो दोनों लॉ लैपलेसे लेवाइजर थे भाई, दोनों लॉ लैपलेसे लेवाइजर थे, दोनों को मिला के बोलते लैपलेसे लेवाइजर, दोनों को मिला के बोलते हैं। तो क्या आप खेलने को तैयार हैं, आ जाइए, आज खेलेंगे। खून की होली नहीं, रंगोली किसकी खेलने वाले हैं। क्या आप आज खेलने को तैयार हैं, रिएक्शन के साथ उल्टा पलटा करने को तैयार हैं। क्या रिएक्शन, क्या हो रिएक्शन, इसको हम लोग बोल देते, इस रिएक्शन को बोल देते हैबर्स प्रोसेस। अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, इस रिएक्शन को बुलाया जाता है हैबर्स प्रोसेस। चलिए मुझे बताइएगा, इस रिएक्शन को मैंने ऐसे लिख दिया, अगर मैंने इस रिएक्शन को ऐसे लिख दिया, क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, इस रिएक्शन की इंथैल्पी लिख सकते हैं। आप लोग इस रिएक्शन की इंथैल्पी लिख सकते हैं।
क्या आप इन रिएक्शंस की इंथैल्पी लिख सकते हैं? कौन सी रिएक्शन में क्या हो रहा है? अगर मैंने एक रिएक्शन दिया है, इन सबकी इंथैल्पी लिख दोगे? सर पहले वाले का इंथैल्पी लिखना बहुत आसान था। कैसे? सर कुछ नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। सर +100 इंटू 2 कर दीजिए, आ गया आंसर। +100 इंटू 2 कर दीजिए। सर इस वाले रिएक्शन का भी लिखना आसान है, -100 कर दीजिए, -100 कर दीजिए, रिएक्शन उल्टा किया। लेकिन सर सेकंड वाले का, बीच वाले का कैसे लिखेंगे? यहां पर रिएक्शन को क्या किया गया है? यहां पर रिएक्शन को उल्टा किया गया। पहले उल्टा किया गया, जैसे ही मैंने उल्टा किया -100 और किससे डिवाइड कर दिया? 3 से। क्या इसका आंसर -100/3 आ रहा है? क्या इसका आंसर -100/3 आ रहा है? क्या इसका आंसर -100/3 आ रहा है? क्यों? क्योंकि भैया रिएक्शन को उल्टा कर दिया। रिएक्शन को उल्टा, इस रिएक्शन को देखो और इस रिएक्शन को देखो, इसको उल्टा किया सर -100। जैसे इसको रिएक्शन को उल्टा किया, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, आंसर कितना आएगा? -100/3 आएगा। देख रहे हो, दो कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए। हाँ, N2 नहीं है भाई, H2 है। कौन बोल रहा है? सब बैलेंस्ड है भाई, सब बैलेंस्ड है, हो जाएगा। और नहीं सर, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। इसी के ऊपर चलिए अभी। अब इसको लग रहा होगा, जिसको भी लगता है आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं भैया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग खुद ही अब देखिएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा, इस रिएक्शन की इंथैल्पी कितनी होगी? इस रिएक्शन की इंथैल्पी कितनी होगी? अगर मैं इस रिएक्शन की इंथैल्पी, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, जल्दी जल्दी बताइएगा क्या आएगा? वैल्यू निकालिए, इन सारे रिएक्शंस की वैल्यू निकालिए, कितना आ जाएगा? आराम से कैलकुलेट कीजिए, ज्यादा हड़बड़ी मत कीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। कल फिर से करना है इसी के ऊपर कहानी। क्या हो जाएगा? कितना आ जाएगा? सर उस रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन को देखो, तो ये 100/2 है। इस रिएक्शन से कंपेयर किया करो, इस रिएक्शन से कंपेयर किया करो। इस रिएक्शन को देखो और इस रिएक्शन को देखो। सर एक तो उल्टा करा तो -100 हो गया, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। तो सर इस रिएक्शन को देखा और इस रिएक्शन को, एक तो उल्टा किया और ऊपर से -2 से मल्टीप्लाई। इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को देखो, उल्टा करना है और किससे डिवाइड करना है? सर उल्टा करके किससे डिवाइड करना है? 5 से डिवाइड करना है। 100/, देख रहे हो कैसी जिंदगी चल रही है। पक्का कर लीजिएगा। लैपलेसे-लेवाइजर लॉ समझ में आ रहा है क्या? लैपलेसे-लेवाइजर लॉ देख रहे हैं, इतना बड़ा लॉ, इतनी बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं क्लास में, कभी उल्टा कभी सीधा, यही तो नहीं होता है सर। हाँ, हम सीधे साधे लोग थे, बताइए, एक ही रिएक्शन में 6 अलग अलग इंथैल्पी बता दिए। आप बोलते हैं कि सर समझ में आना चाहिए, कैसे आएगा? नहीं समझ में आएगा ना ये सब कैसे हो सकता है? ओ माय गॉड, एक रिएक्शन और उसकी इतनी बुरी हालत, ये अत्याचार है। दिस इज, हाँ, क्रूलिटी अगेंस्ट रिएक्शंस, वी हैव टू रेज आवर वॉइस। और क्या? एक बोल रहा है 4 से मल्टीप्लाई होगा। अरे भैया, रेट 2 है इधर, 2 को उल्टा किया, ऐसे उल्टा कर, दिमाग ले, ऐसे पलट अपने आप को, गर्दन मत पूरा पलट देना, गर्दन मत पूरा पलट देना, इसको उल्टा करो, इधर चला जाएगा। उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? -100। फिर पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यही आएगा। चलो अब देखना एक बहुत हार्ड लॉ, देखना इससे भी खतरनाक लॉ। देखो 2 लॉ हो गया, लैपलेसे-लेवाइजर ने मिलके 2 लॉ दिया, 2 लॉ दिया। अब सुनना, ध्यान सुनना। अब लैपलेसे-लेवाइजर के बाद एक आया बहुत हार्ड लॉ, और उसका नाम था भाई साहब, थर्ड वन। इसका नाम देखो, हार्ड लॉ, ये साफ था हेस लॉ। इतना डिफिकल्ट लॉ, हेस हेसा देगा पूरा।
सांप टाइप हेस हेस करेगा। क्या करेगा? हेस लॉ। ध्यान सुनना, हेस लॉ क्या करेगा ये देखना, ये सुनना कैसी बातें करेगा हेस लॉ। ये क्या बोल रहा है कि सर अगर रिएक्शन, इस रिएक्शन की इंथैल्पी, इस रिएक्शन की इंथैल्पी अगर x1 है, इस रिएक्शन की इंथैल्पी अगर x2 है, तो पता है आपको सर A से C की इंथैल्पी कैसे निकालेंगे? अगर आप रिएक्शंस ऐड करते हो, अगर आप रिएक्शंस ऐड करते हो तो ओ भाई साहब, रिएक्शंस ऐड करोगे तो इंथैल्पी भी ऐड हो जाएगी। बाप रे, इतना डिफिकल्ट लॉ, सोच लो। हेस लॉ क्या बोलता था? हेस लॉ क्या बोलता है? हेस लॉ क्या बोलता है कि रिएक्शन ऐड करते हैं ना भाई साहब, तो रिएक्शन ऐड करते हैं तो इंथैल्पी ऐड हो जाती है। सोच लो, हेस लॉ देख रहे हो, हिसिसा रहा है, सोच रहे हो कितने गुस्से में बता रहा है कि रिएक्शन अगर ऐड करोगे तो सब ऐड हो जाएगा। अच्छा, अगर माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक एंथैल्पी क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है भैया। रिएक्शन का उल्टा करेंगे, मान लो एक सिंपल चीज, ये देखो, ये दिया हुआ है, मान लो इसको ए दिया हुआ है, और यहां पर देखना, अगर मैं बोलूं, ध्यान सुनना, अब सोचना, अब यही से शुरू करते। अगर मैं बोलूं, ध्यान से देख लो, कैलकुलेट, कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ 2a से 5d की रिएक्शन, इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकाल के दिखाओ, कैसे निकलेगा? सोचो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे तुम लोग, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये क्वेश्चन कैसे होगा? सोचो इस रिएक्शन को कैसे ला सकते हो? दो रिएक्शन की इंथैल्पी दी हुई है, दो रिएक्शन की इंथैल्पी दी हुई है, दो रिएक्शन की इंथैल्पी दी हुई है, कैसे निकालेंगे इसकी इंथैल्पी? इस रिएक्शन की इंथैल्पी कैसे आएगी? कैसे आएगी? कैसे होगा? कैसे करोगे? कुछ नहीं करना सर, रिएक्टेंट कौन है? ये इधर ही है, इस रिएक्शन को ऐसे ही लिख दीजिए, इस रिएक्शन को ऐसे ही लिख दीजिए। सर इसकी इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इस रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5d किधर चाहिए? 5d किधर चाहिए? उस साइड चाहिए। तो याद करो, 5d किधर चाहिए? उस साइड। तो रिएक्शन को उल्टा किया, इंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -b। क्या हम ऐसे ऐड कर सकते हैं? अब मेरा रिएक्शन आ जाएगा, अब मेरा रिएक्शन आ जाएगा, और इस रिएक्शन की इंथैल्पी भी आ जाएगी, दैट इज a-b। इस रिएक्शन की इंथैल्पी भी आ जाएगी a-b, इस रिएक्शन की इंथैल्पी a-b। डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6b और 2a + 5d। हमें क्वेश्चन को देख के ऐड करना पड़ेगा ना, कि किसको ऐड करना है, किधर ऐड करना है। क्यों ऐसा, इसको क्यों उल्टा किया? अरे भैया एक बात बता, इसको ऐड करेगा फायदा क्या हुआ? हमें किसकी इंथैल्पी चाहिए रिएक्शन में? इसकी। 2a किधर दिया है? रिएक्टेंट साइड। 5d किधर दिया है? रिएक्टेंट साइड। इसको उल्टा कर सकता है, अभी तो बताया रिएक्शन को उल्टा करना होता है, रिएक्शन को उल्टा करना होता है। तो रिएक्शन उल्टा सीधा कुछ भी कर सकते हैं ना भाई, रिएक्शन उल्टा सीधा कुछ भी कर सकते, मेरी मर्जी। रिएक्शन अपने आप को बोल रहा माई लाइफ माई रूल्स, क्या कर लोगे? वो बोला सीधा सीधा क्यों नहीं देते? सीधा सीधा नहीं दे रहा, उसकी मर्जी भाई। वो सीधा बैठा है, बोल रहा है हेस लॉ होंगे, हेसाएंगे हम लोग, ये देख लो। अब मैं जानबूझ के, ये देखो, कोई बोलेगा C+O2 गिव्स CO2। अब इस रिएक्शन की इंथैल्पी मान लो x1 दी है, मैंने क्या लिख दिया? CO2 + C गिव्स 2CO। डेल्टा H की वैल्यू, डेल्टा H की वैल्यू क्या दे दी? x2 दे दी। मुझसे उल्टा लिखना चाहिए था, 2CO, CO2 + C। ठीक है, कैलकुलेट, या मतलब कैलकुलेट, ये देखिएगा, कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ, किस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी है? ध्यान से देखिएगा, 2C + O2, 2C + O2, 2CO, इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी है। ध्यान सोचिएगा, इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी है। मैंने आपको दो रिएक्शन की इंथैल्पी दी हुई है, आप इन दोनों रिएक्शन को कैसे घुमा फिरा के ये रिएक्शन ला सकते, कैसे घुमा फिरा के ये रिएक्शन ला सकते, कैसे लेके आ सकते? सोचिए, कैसे लेके आ सोच सकते हैं, क्या होगा, कैसे लेके आएंगे बताओ? अरे रिएक्ट, एक बोल रहा है कट कैसे गया? अरे भाई ये मतलब 3b रिएक्ट प्रोडक्ट में है और 3b रिएक्टेंट में है, तो जब ऐड करोगे तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में अगर सेम ही चीज है तो कैंसल आउट नहीं कर देंगे बेटा,
कैंसल आउट नहीं कर देंगे। कोई बोल रहा कैसे कट गया, अरे भाई प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में अगर सेम क्वांटिटी दी है तो बेटा कैंसिल आउट कर दो। मैथ्स की तरह सोचो कि ये मतलब इधर की साइड y दिया, इधर की साइड y, तो y y कॉमन करे, कैंसिल आउट कर दो। जैसे इस केस में सोचो, इस केस में क्या होगा, ये इस केस में क्या होगा, ये सोचिएगा। सर क्या करूं, सर सीओ किधर दिया है, सीओ किधर दिया है, इधर दिया है, मुझे किधर चाहिए, उस साइड, तो मैं रिएक्शन को उल्टा करूंगा। सर CO2 ये पहले रिएक्शन को मुझे लग रहा है कि नहीं करना पड़ेगा, तो डेल्टा H इसको X1 कर देता हूं। जो बदमाशी है वो इसके साथ है, इसको उल्टा कर दो, CO2 प्लस C कर दो, ये क्या बना देगा, CO बना देगा। इस रिएक्शन को उल्टा किया है तो ये -X2 हो जाएगा। अब ध्यान से सोचना, सर ये देखो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड CO2 है, कैंसिल आउट। ये C, ये देखो C और C ऐड हो गया तो 2C हो गया, O2 अकेला है तो O2 गिव्स 2CO। मेरा रिएक्शन आ गया क्या, और मेरे रिएक्शन की इंथैल्पी क्या होगी, मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ऑब्वियस इंथैल्पी भी क्या होगी, ऐड होगी, X1 प्लस -X2, X1 -X2 हो गया, कर लो, X1 -X2 हो जाएगा, निकाल देना। और क्या, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्वेश्चन। ये देख रहे हो हेस लॉ, रिएक्शन उल्टा सीधा, जिंदगी चल रही है, कैसी लाइफ हो गई। हाँ चलेगा, कर लोगे। स्क्वायर का एक्स बोल रहा स्क्वायर क्यों नहीं होगा, अरे स्क्वायर कैसे हो गया यार, तू कैसी बात कर, स्क्वायर कहां ले जा रहा है यार, ठीक है। हाँ स्क्वायर कहां बोला मैंने, कहां रहता है, इसीलिए बोलते हैं। अभी देखना, कल देखना कैसे हैंगओवर होगा, कल से फिर आ जाएंगे, आज फ्रेश स्टार्ट। अब फिर आज कुछ भी, अब देख रहे हो, अब सिंपल चीज सिखा रहा हूं कि भैया मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। जो पढ़ने वाले हैं बेटा तुम लोग देख लेना, समझे, नहीं तो हम बता रहे हमारा क्या है। हाँ ये देख लो, ऐसे कर लोगे। हेस लॉ का इंग्लिश पर, इंग्लिश अरे इंग्लिश नहीं बताया ना, हेस लॉ की डेफिनेशन नहीं बताई यार, देख लो अरे हेस लॉ की डेफिनेशन, ओह इंग्लिश, इफ अ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स, मतलब अलग अलग स्टेप में हो रहा हो, तो स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी इज सम ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ इंटरमीडिएट रिएक्शन इनटू विच द ओवरऑल रिएक्शन में बी डिवाइडेड एट द सेम टेम्परेचर। मतलब याद रखिएगा, अगर A से D की एंथैल्पी निकालनी हो, आपको नहीं पता है, तो इसके बीच की जितनी भी रिएक्शंस आएंगी उन सारी एंथैल्पीज को, इसको डेल्टा H1 लिख देता हूं, इसको डेल्टा H2 लिख देता हूं, इसको डेल्टा H3 लिख देता हूं। इंटरमीडिएट मतलब जो ये बीच में बने रिएक्शन, इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है। क्या आप इस रिएक्शन की एंथैल्पी बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू हेस लॉ? क्या होता है सर, दिस इज इक्वल टू डेल्टा H1 डेल्टा H2 एंड डेल्टा H3। देख रहे हो कितना प्यारा सा लॉ था हेस लॉ, कितना प्यारा सा लॉ है हेस लॉ। इंग्लिश देख रहे हो, इफ अ रिएक्शन टेक्स प्लेस, मतलब अब हाँ अकेले नहीं जा रहा हो, अकेले नहीं जा रहा हो सर, 3-4 स्टेप में जा रहा हो, तो उन सबको क्या करते हैं, सम कर देते हैं। ओ भाई साहब, इंग्लिश में लिख लिया, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ये देख रहे हो, हाँ ये देख रहे हो, इंग्लिश देख रहे हो। अब देख लो, अब देखो, कोई भी इंग्लिश का मजाक नहीं। अब देखो क्वेश्चन आ रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दूंगा, यहीं पर एकदम दिक्कत हो जाएगी। अब देखना क्वेश्चन, ये लो पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मांग रहे थे, बहुत डिफिकल्ट चीज है भाई। इस रिएक्शन का इंथैल्पी पूछ रहा है, बताओ तो इस रिएक्शन का इंथैल्पी तुम लोग कैसे बता पाओगे, इतने सीधे साधे प्यारे बच्चे कैसे सोचोगे यार। इस रिएक्शन की इंथैल्पी कैसे होगी जब उस रिएक्शन की दी है और इस रिएक्शन की दी है, एग्जाम हॉल में कैसे सोचोगे इस रिएक्शन की इंथैल्पी, कैसे सोचोगे इस रिएक्शन की इंथैल्पी, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आ जाएगा, सोचो कितना आ जाएगा, कैसे करेंगे सर, इतनी बड़ी चीजें यार कैसे हो पाएंगी। A प्लस हाफ O2 गिव्स AO, इस रिएक्शन की इंथैल्पी दी हुई है -50, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है शायद, अच्छा ये तो डायरेक्ट ही ऐड हो जा रहा है शायद ना, हाँ इसमें तो प्लस माइनस करना भी नहीं है। AO प्लस हाफ AO2
ये बन गया डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस 100 किलो कैलोरी हो गई, प्लस 100 किलो कैलोरी हो गई। ये दोनों को ऐड कर देंगे, एओ कैंसिल। सर देख लीजिए, ए प्लस आधा O2, ए प्लस O2 गिव्स AO2 हो जाएगा। और इस रिएक्शन की इंथैल्पी, इस रिएक्शन को कैसे लेकर आए, इन दोनों को ऐड करके। तो इस रिएक्शन की इंथैल्पी को आप क्या लिख देंगे सर, -50। इस रिएक्शन की इंथैल्पी को -50 प्लस 100 लिख सकते हो, और ये किसके बराबर आ जाएगा, प्लस 50 कैलोरी हो जाएगा। जब ये दोनों रिएक्शन ऐड होंगे, इंथैल्पीज ऐड होंगी, आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, समझ रहे हो, हाँ समझ रहे हो, ये देख रहा है कैसे बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। चलो अब की बात, एक नहीं तीन तीन रिएक्शन दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, अब आपको डिफिकल्ट लगेगा। ऐसे कैसे, हार्ड क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, इट इज वेरी हार्ड। 3 रिएक्शन दे दिया मैंने, अब की बार 3 रिएक्शन दे दिया, वो रिएक्शन, वो रिएक्शन, ये रिएक्शन। अब मैं बोल रहा हूं, बताइए कैसे निकलेगा। B प्लस डी गिव्स G प्लस C, G प्लस 2C निकालना है। इस रिएक्शन की इंथैल्पी कैसे आएगी, कैसे, इन तीनों रिएक्शन को किधर तोड़ेंगे, किधर मरोड़ेंगे, किधर जाएगा ये रिएक्शन, किधर जाएगा ये रिएक्शन, किधर जाएगा ये रिएक्शन। हाँ बेटा कल से अप्लाई होगा, कल से तो और मजा आएगा, कल से तो और मजा आएगा। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्या करें सर, पहले मैं किसको खोजूं, कैसे अरेंज करूं। देखो एक चीज, देखो B 2 जगह है, B 2 जगह है, तो उसको छोड़ दो। अब देखो यहां पे D 2 जगह है, छोड़ दो। C को पकड़ो और G को पकड़ो। G और C किधर दिए हैं, G इधर रिएक्टेंट साइड दिया है, इसको उलट दो, क्या हो जाएगा ये देखना। ऐसे उल्टा करोगे G प्लस A, इससे मुझे क्या फायदा है देखना अपने पास, इसकी इंथैल्पी। तुम्हें किसने बोला उल्टा करने को, क्योंकि जिस रिएक्शन में G चाहिए ना, G किधर चाहिए, रिएक्टेंट साइड नहीं चाहिए, प्रोडक्ट साइड, तो उसको उल्टा कर दो। C किधर चाहिए, 2C किधर चाहिए, प्रोडक्ट साइड, वो प्रोडक्ट साइड ही दिया हुआ है, तो इस रिएक्शन को प्रोडक्ट साइड ही रहने दो, इस रिएक्शन को प्रोडक्ट साइड ही रहने दो। इस रिएक्शन की वैल्यू उतनी ही रहेगी, -125। अब सर मैं एक काम करता हूं, A ऑलरेडी A किधर है, रिएक्टेंट साइड, इसको हटाना है। क्यों, क्योंकि मेरे ओवरऑल रिएक्शन में A नहीं दिखना चाहिए, तो मैं इसीलिए A को जैसा है वैसा ही रहने दूंगा, A जैसा होगा वैसा ही रहने दूंगा। देखना सब कुछ कैंसल आउट होगा, A से A कैंसल आउट, ये देखो 2B है, इधर 3B है, तो 2B, 1B बच जाएगा, 2 में से 3 में से 2 चला गया। इधर 2D है, इधर D है, तो सर इधर D में से 1 D बच जाएगा। तो देखना B प्लस D, रिएक्टेंट साइड कौन बचा, B और D, प्रोडक्ट साइड कौन बचा, G प्लस 2C। यही तो रिएक्शन चाहिए था ना। इस रिएक्शन की इंथैल्पी क्या हो जाएगी, इसके साथ खेल रहे थे, तो इन सबको ऐड करके देख लो कितना आ जाएगा, -325। कितना आ जाएगा, -325। प्लीज बेटा इसकी प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, इसकी प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। कल जो होगा ना, कल अपने पास एकाएक ऐसे अजीब सा चेहरा हो जाएगा, कैसे उल्टा सीधा, ऐसे कैसे सर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहे, कोई बोल रहा है क्या। अरे भैया कैसे पता चला, मैं इस रिएक्शन का मुझे निकालना था, तो इस रिएक्शन का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखूंगा। G इधर था तो इसको उल्टा किया, 2C उधर था उधर ही रहने दिया। सर कोई बोले B और D के बारे में क्यों नहीं सोचा अपने आप, सर B और D देखो अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप सही डायरेक्शन में सोचोगे अपने आप ही B और D एडजस्ट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, D इज द, अच्छा दिया नहीं था, हो जाएगा, D इज द करेक्ट आंसर, पक्का। अच्छा सुनो सुनो सुनो, नहीं नहीं रुको, अरे रुको रुको, सत्संग देखो ना, सत्संग सुनो, थ्योरेटिकल कल, अरे कल तो आते ही नहीं मेरी, कल मिल जाएगा इसके ऊपर। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कौन कौन अफेक्ट करेगा, सुनना, बहुत हार्ड चीज पढ़ा रहा हूं, अरे सुनना सुनना, इतना हार्ड चीज। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा। अगर मैं ऐसा लिख दूं क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स पे, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स पे या प्रोडक्ट्स पे, तो कोई दिक्कत किसी को। सर ऐसी इंग्लिश मत लिखा कीजिए, क्यों
सर क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट से क्या होगा, एक बात बताओ, अभी जस्ट तुम लोग पढ़ रहे थे कि ए से बी जा रहे हैं, अगर इसकी इंथैल्पी एक्स है, अगर मैंने इसको 2a कर दिया, अगर इसकी क्वांटिटी डबल कर दी, तो सर रिएक्शन की इंथैल्पी डबल हो गई क्या, क्या डबल हो गई, यस सर। तो क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, यही होगा ना। अरे थ्योरी है, बहुत छोटी छोटी थ्योरी है, बहुत छोटी छोटी थ्योरीज हैं। कोई पूछेगा सर किस पे, टेम्परेचर, या बोल सकते हैं रिएक्शन कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, रिएक्शन की कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। कैसे, अगर रिएक्शन किस पे हो रहा है, अगर रिएक्शन किस पे हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा हो, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा हो, उस टाइम जो इंथैल्पी होती है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो क्या लिखते हैं, डेल्टा यू। अगर रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा हो, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन करा रहे हो, तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो जाएगा, क्यूपी इज नथिंग डेल्टा एच। और इन दोनों के बीच का रिलेशन हम सबको अब ज्यादा अच्छे से पता है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा एनजीआरटी। ये देख लो, अब ये थ्योरी वाली चीजें खत्म कर ले भाई। रिएक्शन की कंडीशंस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अगर कोई बोल दे, ध्यान सुनना, फिजिकल स्टेट, एक चलो एक सिंपल सी बताना, फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेगा। फिजिकल स्टेट का मतलब ये देखो, ये देखो, चलो अगर मैं ये लिक्विड बनाता हूं, इसकी इंथैल्पी x1 है, और अगर मैं ऐसा लिख दूं H2 गैस, ये सब गैस, H2 गैस, देखना सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्टेंट है, सेम रिएक्टेंट है, लेकिन यहां पर मैंने क्या बना दिया, लिक्विड के बदले गैस बना दिया। क्या इन दोनों की इंथैल्पी सेम होगी या अलग अलग, इन दोनों की इंथैल्पी सेम होगी या अलग अलग, फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेगा। कैसे, एक सिंपल सी बताओ कैसे, सर x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, अलग अलग होगा भाई, फिजिकल स्टेट चेंज कर दिया। अगर तुमने प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट चेंज कर दिया, ऑब्वियस है भाई इंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अरे लिक्विड बनाने का अलग एनर्जी, लिक्विड बनाने का अलग एनर्जी, लिक्विड बनाने की अलग एनर्जी, और उसकी अलग एनर्जी हो जाएगा, डिफरेंट होगा। ऑब्वियस है, ये लिक्विड बनेगा तो उसकी इंथैल्पी कुछ अलग, गैस बनेगा तो उसकी इंथैल्पी कुछ अलग। तो ये देख लो। अब कोई बोले सर बहुत नया नया है, बेटा इसको अगर तुम नया बोलते हो, क्या बोले, चलो ये देखना, बस बेटा खत्म हो गया एलोट्रॉपिक फॉर्म पे। एक बात बताओ, इससे मैं CO2 गैस बनाऊंगा, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को अगर Y1 ले रहा हूं, और सी ग्रेफाइट से, अगर ग्रेफाइट की कंबशन से O2, सी ग्रेफाइट प्लस O2 क्या बना दूं, CO2 गैस बना दूं। इस रिएक्शन की इंथैल्पी अगर मैं Y2 ले लूं, क्या लगता है दोनों की एनर्जी सेम आएगी या अलग अलग आएगी, दोनों की एनर्जी। अबे यार कहां रहते हो, जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। एंड वाले लोग भाई चले जाओ ना, एंड करने के लिए कुछ नहीं करना होता बेटा, एक उड़ता हुआ तीर है, देखो साइड में, वहां पे वीडियो पे एक बार क्लिक करो, यहां से देखो एक तीर होगा, इसको दबा दो, एकदम एंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक सिंपल सी बताना, अगर मैं डायमंड को कंबशन करूं CO2 से ही बनेगा, ग्रेफाइट को जलाऊंगा उससे भी CO2 ही बनेगा, लेकिन इन दोनों की इंथैल्पी अलग अलग होगी ना भाई, ये दोनों इंथैल्पीज अलग अलग होंगी, इंथैल्पीज अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, दोनों इंथैल्पीज क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। Y1 इज इक्वल्स टू Y2, सॉरी Y1 इज नॉट इक्वल्स टू Y2। अब कोई बोले सर ये सब, भाई ये छोटी छोटी चीजें हैं, अब इसी को तो बोल सर इंग्लिश, भाई इंग्लिश में भी दिखा दूंगा। ये देखना, टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा टेम्परेचर पे। चलिए थोड़ा सा मैं एक थोड़ा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूछूं आप लोगों से। याद कीजिएगा आपने एक चीज लिखी थी, डेल्टा एच बाई डेल्टा टी, याद है। अगर 1 मोल था, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर रिएक्शन में जाऊंगा तो क्या ऐसा लिख सकता हूं। सिमिलरली डेल्टा यू बाई डेल्टा टी, अगर रिएक्शन में जाऊंगा तो ऑब्वियस है मुझे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का CV ऑफ रिएक्शन। कैसे, याद करो, CP लिखा था, डेल्टा H का मतलब क्या होता है सर, अलग अलग टेम्परेचर पे अगर इंथैल्पी दी हो, याद करो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का मीनिंग देख लो, CP ऑफ रिएक्शन। और ये देख लो,
लिख सकते हैं। सीपी ऑफ रिएक्शन का मतलब ये हो जाएगा, इसका मीनिंग ये हो जाएगा वेयर डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होगा कि भैया सीपी ऑफ समेसन ऑफ, याद करो, समेसन ऑफ सीपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेसन ऑफ सीपी ऑफ रिएक्टेंट हो गया। रिएक्टेंट याद करो, ये फॉर्मूला हमने बहुत पहले किया था, बहुत पहले, शायद जब हम लोग ये कौन से प्रोसेस में किया था, ये हमने किया था आइसोबारिक प्रोसेस में। अलग अलग टेम्परेचर, बेटा टेम्परेचर अलग अलग कर दिया, T2 माइनस T1, तो उसकी अलग इंथैल्पी, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ऑब्वियस रिएक्शन के अंदर सीपी ऑफ रिएक्शन नहीं लिखेंगे, पूरे रिएक्शन के अंदर कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। क्या सेम चीज इसके लिए लिख सकता हूं? अब वो सर क्या बात कर रहे हो, ऐसे इतना फॉर्मूला कौन लिखवाता है यार, क्या बात कर रहे हो बेटा? वही लोग लिखेंगे जिनको एग्जाम में जाना है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, दूर से देखते रहो। डेल्टा सीवी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा सीवी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा सीवी ऑफ रिएक्शन क्या होगा? सीवी ऑफ समेसन ऑफ सीवी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेसन ऑफ सीवी ऑफ रिएक्टेंट। सर बताइए, तो इतना बड़ी बड़ी बात बता दिया आप। हाँ सर, पिछले का थर्मोडायनेमिक्स को थर्मोकेमिस्ट्री से जोड़ दिए, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री से जुड़ गया। सर थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री, इंथैल्पी अलग अलग टेम्परेचर पे ले सकते हैं ना, अलग अलग टेम्परेचर पे ले सकते हैं। कोई बोल रहा है सर एक बात बताओ, यही चीज तुमने पिछली बार पढ़ा था जब आइसोबारिक पढ़ रहे थे, आइसोकोरिक में तुमने ये पढ़ा था। मैंने क्या किया, मैंने बोला रिएक्शन के केस में क्या होगा, रिएक्शन के केस में भैया एक आदमी तो है नहीं, तो पूरे रिएक्शन का सीपी होगा। सर अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग इंथैल्पी, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग इंथैल्पी, इनके बीच का रिलेशन इंटरनली अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग नहीं। इसको पता है क्या बोलते हैं बेटा, इन दोनों इक्वेशन को क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स इक्वेशन बोलते हैं। इन दोनों इक्वेशन को क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स इक्वेशन बोल दिया जाता है। इन दोनों इक्वेशन को क्या बोला जाता है? किरचॉफ्स इक्वेशन बोला जाता है, किरचॉफ्स इक्वेशन बोला जाता है, और कुछ भी नहीं है, बस यही है। तो थर्मोकेमिस्ट्री भैया चालू है, याद रखिएगा, अगली क्लास में ये सारे लॉज दोबारा आएंगे, ये सारे लॉज दोबारा आएंगे, सारे लॉज दोबारा आएंगे। थर्मोकेमिस्ट्री में भैया कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, क्वांटिटी पे, रिएक्शन की कंडीशन पे, फिजिकल स्टेट पे, एलोट्रॉपिक कंडीशन पे, टेम्परेचर पे, इन सब पे डिपेंड करता है, इन सब पे डिपेंड करता है, इन सब पे डिपेंड करता है। कोई पूछेगा इन सब, अच्छा एक बात बताओ, चल चलो एक सिंपल सी बताना, इसको टाइम से, रेट ऑफ रिएक्शन को टाइम से कोई लेना देना है क्या? कोई टाइम से कोई मतलब होगा? हीट ऑफ रिएक्शन इस पे डिपेंड करेगा क्या? कि नहीं नहीं, तुमने पढ़ा क्या कि जो रिएक्शन बहुत देर में होता है ना वो एक्सोथर्मिक होता है, या बहुत जो रिएक्शन बहुत स्लो होता है या बहुत फास्ट होता है उस एंडोथर्मिक होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई रिएक्शन अगर तुमसे कोई पूछ देना, याद रखना, रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड नहीं करता? डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता? सर पहले तो टाइम ऑफ रिएक्शन, कितने टाइम में रिएक्शन हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं, कितने स्टेप्स में हो रहा है, नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ रिएक्शन, कितने स्टेप्स में हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सर उसके कितने नंबर ऑफ इंटरमीडिएट हैं, इंटरमीडिएट्स है, बीच में कितने लोग आ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इन सब से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हीट ऑफ रिएक्शन बस 4-5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि सर ये 5 स्टेप का रिएक्शन है तो इसमें बहुत एनर्जी होगी, और कोई 4 स्टेप का है तो इसमें कम एनर्जी होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किस पे डिपेंड करता है? ये 5 कंडीशंस पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्वांटिटी पे, रिएक्शन कंडीशन पे, फिजिकल स्टेट पे, एलोट्रॉपिक कंडीशन पे, बाकी इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हो जाएगा, श्योर हो, पक्का? तो चलिए अब कल मिलते हैं, कल करेंगे हेस लॉ के ऊपर और सारी चीजें। आई होप सो आप लोग भी हेस लॉ पूरा मतलब अच्छे से पढ़ वढ़ के आइएगा, ठीक है ना? उम्मीद करते हैं। बाकी तो यार होमवर्क मॉड्यूल का मैं लिख दूंगा, आप लोग उम्मीद पे दुनिया कायम है। बाकी तो कल आ ही जाएंगे फिर से बोलने की सर थोड़ा स्लो थोड़ा फास्ट। अब पढ़ने वाले लोग भाई तुम लोग देख लेना यार, बहुत दिक्कत हो जाती है कभी कभी, ठीक है? हाँ कभी कभी ऐसा लगता है भाई यार, हाँ क्यों इतना हल्के हल्के क्वेश्चन कराओ, हल्की हल्की चीजें लगाओ, और क्या।
लेकिन हाँ कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। शायद हमने गिब्स सिनर्जी या सब क्वेश्चंस इसीलिए किए क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग ऑनेस्टली वो बच्चे कमेंट भी नहीं करते या बहुत मतलब उनको लगता होगा कि टीचर पे दया आ रही होगी तो कर देते होंगे। अदरवाइज यार रियलिटी यही है कि तुम्हारा जो कमेंट है, या हम लोग कभी कभी मैं लेक्चर से आने से पहले कभी कभी देखता रहता हूँ, जैसे आज मैं देख रहा था कितने क्वेश्चंस हुए डीवीपी में, तो मुझे खुद को अच्छा लगा। मैंने कहा यार 11th क्लास वाले इतने क्वेश्चन कर गए, ठीक है, तो मुझे खुद को अच्छा लग रहा है कि यार बच्चे अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, बस तुम क्वेश्चंस कर लो, क्लास के क्वेश्चंस कर लो और डीपी कर लो, इसके अलावा तुम्हें और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, स्कूल में एनसीईआरटी करा ही देते होंगे। ठीक है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं कल अपनी क्लास और ज्यादा पढ़ाई करके आएंगे, रिवाइज करके आएंगे, क्योंकि कल सारे लॉज फिर से यूज होंगे और अलग अलग टाइप की इंथैल्पीज में यूज होंगे, तो कल और मजा आएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं सबसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, गुड नाइट, ओके बाय बाय, एंजॉय करो।